हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट। तो देखिए क्लास 12th चैप्टर 1 जो हमारा है वो है हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए व्हाट डज इट मीन बाय द इंडियन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए भारत की आज़ादी के समय पे जो 1947 में यदि हमारा जो भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय पर जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसके जो हालत थी वो किस प्रकार से थी, कह सकते हैं उसकी जो सिचुएशन थी वो किस प्रकार से थी, हम वो इस क्लास जो चैप्टर 1 है उसमें हम पढ़ेंगे। तो देखिए जो वीडियो है मैं सिंगल एक में ही आपको नहीं बताऊंगा, इसमें जो वीडियोस हैं हमारी वो सेपरेट बनेंगी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं हम चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। जो हमारे जो टॉपिक्स दे रखे हैं यहाँ पे उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करते चलेंगे। हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं इन सबको हम कवर करेंगे अपनी सेपरेट सेपरेट वीडियोज़ में। देखिए अब ये है हमारा फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 12th है इंडियन इकोनॉमी चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत हेल्पफुल ये वीडियोज़ होने वाली हैं। अब फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय पे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसके फीचर्स क्या थे। देखिए यहाँ पे फीचर्स की बात हुई है तो फीचर्स का एक वर्ड्स आता है, यदि हम वर्ड्स के हिसाब से चलेंगे तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका डिफॉल्ट हो सकता है। कैसे? फीचर्स मतलब होता है उसकी विशेषता बताना। अब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हम खुद जानते हैं कि भारत की आज़ादी के समय पे उसके फीचर्स मतलब कि उसमें कुछ विशेषता नहीं थी। विशेषता मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंसल्ट करने एक तरीके से, मतलब उसकी कमियों के बारे में बताना कि अर्थव्यवस्था में हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसमें कमियां क्या थी कुछ कुल मिला करके, ठीक है ना। तो देखिए क्योंकि फीचर्स की बात आती है तो देखिए अब जैसे मैंने कहा कोई स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में फीचर्स क्या क्या है तो आप कहोगे इसमें कह सकते हैं हम वीडियो कॉलिंग हाई क्वालिटी है, ग्राफिक्स अच्छे हैं इसके, फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, ये तो उसकी अच्छी बातें हो गई। बट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कोई अच्छी बातें थी ही नहीं एक तरीके से इंडियन इकोनॉमी की हम बात करें तो, ठीक है। तो देखिए एक एक करके यदि हम समझते हैं तो सबसे पहला आता है हमारा स्टेगनेंट इकोनॉमी। देखिए स्टेगनेंट इकोनॉमी इस वर्ड्स का क्या मतलब है। स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब होता है रुकी हुई अर्थव्यवस्था, ठीक है, स्थगित अर्थव्यवस्था। रुकी हुई अर्थव्यवस्था मतलब कोई भी ग्रोथ नहीं हो रहा था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन इकोनॉमी इज कंप्लीटली स्टेगनेंट, ठीक है। ये बिल्कुल ये कह सकते हैं विच शो द लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम, इनकम में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था, ठीक है। एक बार सटीक लैंग्वेज के हिसाब से हम पढ़ते हैं, देयर वॉज अ वेरी स्लो और इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री। उस टाइम क्या था कि जो बहुत स्लो कह सकते हैं और नो ग्रोथ भी कह सकते हैं, बिल्कुल ना के बराबर हमारी जो ग्रोथ थी वो हो रही थी। एज अ रिजल्ट स्टेगनेशन देयर वॉज एन अनएम्प्लॉयमेंट, डेथ एंड सफरिंग ड्यू टू लेक ऑफ फूड। देखिए इसका रिजल्ट क्या निकला कि स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, रुकी हुई अर्थव्यवस्था थी। इसका जो हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा था वो आ रहा था, देखिए स्टेगनेशन, देयर वॉज अनएम्प्लॉयमेंट, एक तो बेरोजगारी निकल के आ रही थी कि लोगों में वाइड स्प्रेड फैल चुका था बेरोजगारी का, लोगों की डेथ हो रही थी, और सफरिंग फ्रॉम ड्यू टू लेक ऑफ फूड्स, वो लोगों की देखिए मृत्यु भी हो रही थी। वो किससे हो रही थी? लेक ऑफ फूड, खाना सफिशिएंट लेवल पर नहीं था क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी और जो हमारे पास रिसोर्सेज थे वो कम थे। हम इंडियन इकोनॉमी में अपनी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जो रिसोर्सेज थे हमारे पास वो कैसे थे, एक लिमिट में थे, ठीक है। तो बहुत से एरिया ऐसे भी थे जो सफ़र कर रहे थे किससे? लेक ऑफ फूड से, जिससे वेरियस टाइप्स के कह सकते हैं डिजीजेस, न्यूट्रिशंस मतलब कुपोषण, ये सब जो डिसीज थे वो स्प्रेड हो रहे थे इस टाइम पे, ठीक है ना। और कह सकते हैं कि उस टाइम पे 20th सेंचुरी वही चल रही थी, इस टाइम पे लेस देन 2% ग्रोथ इन पर कैपिटल इनकम, जो पर कैपिटल इनकम थी वो भी 2% से कम में ही क्या हो रही थी? ग्रोथ हो रही थी, ठीक है। तो एक एपेडेमिक फिनोमिना था कह सकते हैं, वहाँ की सिचुएशन थी इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब हो जाता है पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। बैकवर्ड मतलब बहुत पिछड़े इलाके जैसे कहते हैं ना, यहाँ पर ग्रोथ नहीं हुई है, तो ग्रोथ का मतलब है यहाँ पे पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था से है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या था, जो हमारी इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, वो भी पिछड़ी हुई थी, मतलब आगे नहीं था। वो कैसे नहीं था? इन इंडियन इकोनॉमी वॉज बैकवर्ड एंड पर कैपिटल इनकम। देखिए हम बैकवर्ड उसको कब कहेंगे, कुछ डाटा होना चाहिए हमारे पास, जैसे इट हैज़ वेरी लो पर कैपिटल इनकम। हमने पर कैपिटल इनकम से हिसाब से हमने पता किया है कि जो हमारी इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड रीजन से बिलोंग कर रही थी, कह रखा है ना। एंड पर कैपिटल इनकम वॉज वेरी लो, ठीक है, ये दे रखा है पर कैपिटल इनकम वॉज वेरी लो। ये पर कैपिटल इनकम का क्या मतलब होता है ये समझ लीजिए।
प्रति व्यक्ति आय मीन्स एक देश के एक अर्थव्यवस्था में जो लोग हैं प्रति व्यक्ति मतलब हर एक व्यक्ति की जो इनकम है वो लगभग कितनी थी ऑन एवरेज इट वॉज जस्ट 230 रुपीज़। देख लीजिए आप, मात्र 230 रुपये थी 1947 से 1948 में, ठीक है ना। इस समय पर जो लोगों की पर कैपिटल इनकम थी वो कितनी थी 230। अब ऐसा रीजन क्या था, द बल्क ऑफ पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर। ये रीजन भी एक था कि जो ज़्यादातर जो हमारी जो पॉपुलेशन थे वो कैसे थे, पुअर थे, विदाउट सफिशिएंट ऑफ फूड क्लॉथ्स एंड शेल्टर्स, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास रोटी कपड़ा मकान ये बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है ना। द वाइड स्प्रेड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं कि जो बेरोजगारी थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैली हुई थी, ठीक है ना। तो इससे क्या हो रहा था, जो पॉवर्टी है वो भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो थर्ड पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट आ गया हमारा बैकवर्ड इकोनॉमी। देन आते हैं हम एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, इसको बोल सकते हैं हम डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है ना। इसमें क्या था देखिए, डाटा यदि हम निकाले विद 70% ऑफ पीपल्स एंगेज इन एग्रीकल्चर, 72 जो भी है जो आपका डाटा दे रखा है, तो कह सकते हैं नियरली 70% ऑफ द कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर। जो एंगेज का मतलब होता है जुड़े हुए, तो देखिए लगभग देश के जो 70% लोग थे उस समय की बात हो रही है, अभी की नहीं, उस समय में 1947 से 1948 के बीच में लगभग 70% लोग ऐसे थे जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, ठीक है ना। और वैसे भी हम लोग कहते हैं ना, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द आवर इकोनॉमी फॉर इंडियन। भारत की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है क्या, एग्रीकल्चर को, ठीक है ना। इट कंट्रीब्यूट जीडीपी ओनली 50% प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन टू वर एक्सट्रीमली लो। अब ये देखिए पूरा जीडीपी है इसका 50% लोग तो लगभग उसी में जुड़े पड़े थे और 50% हम डिपेंड पड़ते, बट जो प्रोडक्शन हो रहा था वो एक्सट्रीमली लो हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा कम था। देखिए लैंड तो हमारे पास सफिशियंट था, भूमि तो थी हमारे पास सफिशियंट प्रोडक्शन करने के लिए क्रॉप को, बट जो उसमें जो प्रोडक्टिविटी हो रही थी वो बहुत लो, कह सकते हैं लो मात्रा में हो रही थी, लो क्वांटिटी में हो रही थी, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर में बैकवर्डनेस था। देखिए जो हमारा स्ट्रॉन्ग जोन बन सकता था और जो था हमारा स्ट्रॉन्ग जोन, हम उसी में उस टाइम पे क्या थे, बिल्कुल लो थे, ठीक है। अगला आता है हमारा इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस का क्या मतलब है, ये बोल सकते हैं ब्लीक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। कैसे कि देखिए क्या है, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल के टाइम पर क्या हुआ था, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थे हमारे वो एक अच्छा वर्क कर रहे थे और हम फेमस भी थे किसमें, हैंडीक्राफ्ट में। हैंडीक्राफ्ट मीन्स इन हिंदी यदि मैं बात करूँ तो हस्तकला, जो हाथ से जो डिजाइंस की जाती थी कपड़ों पर, और कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट के जो आर्टिकल्स होते थे सजावट के उनमें, तो ये हैंडीक्राफ्ट किया जाता था, ठीक है। उसको क्या ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज थी हमारी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसएसआई, वो ऑलमोस्ट क्या हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे, खराब हो चुके थे, ठीक है ना। अब ऐसा क्या हुआ था देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज नॉट डेवलप्ड, देयर वॉज अ लेक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रियल इन द कंट्री। देखिए था क्या, कुल मिलाकर यहाँ पे डाटा थोड़ा कम दे रखा है, बट मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे उनको क्या कर दिया था, पूरा एक तरीके से नष्ट कर दिया गया था, ठीक है ना। और जो ग्रोथ था वो हमारे वहाँ पे वो क्या था, बल्क ऑफ कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट्स, जो कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट थी वो ज़्यादा थी वहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है ना, द लेक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रियल इन द कंट्री। हमारे पास जो मशीन्स थी वो भी हैवी नहीं थी उस टाइम पर, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से जो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस था वो भी था हमारे पास, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पर एडवांस नहीं थे, ठीक है ना। और जो दूसरी कंट्री थी वो टेक्नोलॉजी पे एडवांसमेंट थी, वो प्रोडक्शन जो भी करती थी वो उनका टेक्नोलॉजी बेस्ड जो वो था, एग्रीकल्चर था उनका, तो उससे क्या उनकी प्रोडक्टिविटी में एनहेंसमेंट आता था, इंक्रीजमेंट। और हमारा यही कारण था, और हमारा जो स्ट्रॉन्ग जोन था वो था हमारा हैंडीक्राफ्ट और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्री, जिसको ब्रिटिश जो गवर्नमेंट था उसने ऑलरेडी क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। देखिए वाइड स्प्रेड पॉवर्टी का मतलब होता है एक बड़ी मात्रा में जो गरीबी थी वो फैल चुकी थी उस टाइम पे। द व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, पीपल इन द कंट्री कुड नॉट इवन मीट देयर बेसिक नीड्स। हो क्या रहा था, जो देश के लोग थे वो अपनी बेसिक नीड्स को नहीं क्या कर रहे थे, अचीव कर पा रहे थे। कह रहे थे ना, यहाँ पे लिखा है कुड नॉट मीट देयर बेसिक नीड्स, अपनी जो बेसिक नीड थी उसको भी अचीव नहीं कर पा रहे थे, मीट नहीं कर पा रहे थे। बेसिक नीड्स क्या थी, देखिए हर एक व्यक्ति की जो बेसिक नीड्स निकल के आते हैं वो होती हैं फूड शेल्टर एंड क्लॉथ, रोटी कपड़ा मकान। यदि इतना व्यक्ति को एक मिल जाए तो वो अपना कह सकते हैं जो लाइवलीहुड है उसको एक अच्छा जीवोपार्जन कर सकता है, अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड
कर सकता है यदि उसको टाइम पे खाना मिल जाए, रहने का मिल जाए और कपड़े मिल जाए। देखिए अब खाना, रहना और कपड़े ये फ्री में तो मिलेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो करना भी पड़ेगा, तो उसको यहाँ पर एक कह सकते हैं जॉब भी एक चाहिए, ठीक है ना। जॉब मतलब कोई भी एक वर्किंग एक्टिविटी उसके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी वर अदर इशू फेस्ड बाय देम। देखिए एक अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन थी, देखो गरीबी है, गरीबी कब है, गरीबी क्यों है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है भाई, बेरोजगार है तभी तो गरीब है। बेरोजगार नहीं होते तो वो काम करके अपना जो रिक्वायरमेंट थी, बेसिक नीड्स थी, उनको फुलफिलमेंट कर लेती, बट अनएम्प्लॉयमेंट थे। एंड इलिटरेसी, देखिए पढ़े लिखे भी नहीं थे। रीजन क्या था, उस टाइम पर स्कूल भी नहीं थे, एक तरीके से समझिए, स्कूल थे तो लोग क्या कर इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। और गवर्नमेंट स्कूल का, गवर्नमेंट जो कॉलेजेस स्कूल हैं वो तो आप अभी भी समझ सकते हैं उनकी जो कंडीशंस है वो किस प्रकार से है, ठीक है ना। तो इलिटरेसी रेट कुछ ज़्यादा था और जिसको लोग पर्टिकुलर फेस करते जा रहे थे। इलिटरेसी रेट ज़्यादा क्योंकि एक देश में यदि शिक्षित होगा उस व्यक्ति, किसी देश में यदि लिटरेसी रेट यदि हाई है तो वो देश पर्टिकुलर ग्रोथ करता ही चला जाता है, ठीक है ना। ये वाइड स्प्रेड पॉवर्टी था। देन अगला आता है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का कहने का क्या मतलब था, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, पावर और एनर्जी वॉज अंडर डेवलप्ड। देखिए छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत इफेक्टिव लाइन है। कैसे, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब है जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ही समझिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है रोड हो गए, लाइट्स हो गई हमारी, ठीक है, और कह सकते ब्रिज हो गए। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के गवर्नमेंट के द्वारा ये जब जो सब चीज़ दिए जाते हैं उनको बोला जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब वो क्या थी हमारे पास, पुअर थी, मीन्स ये कह सकते हैं गरीब नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब मतलब कि हमारे पास लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं उनको। पुअर का मतलब यहाँ पे वही दिखा बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पास जो लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर था, कैसे, कम्युनिकेशन की सुविधा थी हमारे पास, जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज थी वो ना के बराबर थी। ट्रांसपोर्ट में आप समझ सकते हैं एक रेलवे ही था जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, बस उसको भी लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं कर पा रहे थे। पावर एनर्जी, ये तो अभी अभी डेवलपमेंट हुआ है पावर एंड एनर्जी में, अदरवाइज ये तो एक हमारे लिए बहुत बड़ी सिचुएशन बनी पड़ी और अभी भी है। देखिए हम बहुत सी जगह पे यदि हम बात करें तो ऑलमोस्ट तो कवर हो चुका है पावर एंड एनर्जी, बट बहुत से देश, बहुत से राज्य, बहुत से एरिया कुछ ऐसे भी हैं आज भी वो अभी भी पिछड़े हुए हैं, अभी भी सफ़र कर रहे हैं इस पावर एंड एनर्जी के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या था, एक अंडर डेवलपमेंट था, ठीक है, यहाँ पे अभी डेवलपमेंट हुआ नहीं था और आज भी गवर्नमेंट है इस पर वर्क कर रही है पर्टिकुलर। 7 पॉइंट लास्ट आता है मेजर डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। देखिए ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए एक घातक सिद्ध हो गया था एक सिचुएशन, और आज भी लगभग यही है। हमारी इकोनॉमी का जो ग्रोथ नहीं हो पा रहा है उसका एक रीज़न हमारा मेन जो आता है वो आता है इम्पोर्ट के ऊपर। अभी देखिए एक बार लाइन से पढ़ते हैं फिर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस में क्या हुआ था, इन द कंट्रीज सेवरल कंज्यूमर गुड्स लाइक मेडिसिन वर इम्पोर्टेड फ्रॉम द अब्रॉड। देखिए यहाँ तो शॉर्ट में बता रखा है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जो बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स थे, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स मीन्स मैंने बताया था कि आर दोज गुड्स विच डायरेक्टली कंज्यूम बाय द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर के द्वारा डायरेक्ट कंज्यूम कर लिए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मेडिसिन थे, ये सब हम क्या कर रहे थे, और देख बहुत सी चीज़ें जिसका हम इम्पोर्ट आज भी करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है देन कंपेरिजन टू एक्सपोर्ट की। और आपको पता होगा जिस देश का इम्पोर्ट ज़्यादा होता, जिस देश का ये कह सकते हैं हम, एक तो होता है एक्सपोर्ट होता है हमारा और एक होता है हमारा इम्पोर्ट, ठीक है। यदि किसी देश का इम्पोर्ट ज़्यादा है तो वो इकोनॉमी एक तरीके से अभी ग्रो कर रही है, अभी डेवलप्ड हुई नहीं है, ठीक है। और उसको वेरियस टाइप्स के कह सकते हैं हम, जो क्या कह सकते हैं हम, जिसे कह सकते हैं जो इकोनॉमी है वो डेवलप्ड कंट्री के उसमें क्या कहते हैं टर्म में अभी नहीं आई है वो, ठीक है ना। क्योंकि किसी देश का जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, देखिए उसको डिनोट किया जाता है एक्स से, सॉरी, ठीक है ना, ये एक्स और एम से डिनोट किया जाता है, एक्स फॉर एक्सपोर्ट, एम फॉर इम्पोर्ट। तो यदि कोई देश अपने आप को डेवलप करना चाहती है और कर रही है अपने आप को, और कर कैसे सकती है, द मेन जो क्वेश्चन अराइज होकर के आता है, ठीक है, करना तो हर कोई चाहता है बट होगा कैसे, होगा ऐसे कि यदि हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा देते हैं, एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट, तो एक देश है वो पर्टिकुलर ग्रो करने लग जाएगा। तो हमारे इंडिया भी इस चीज़ पर वर्क कर रहा है पर्टिकुलरली कि हम लोग कुल मिलाकर के एक्सपोर्ट ज़्यादा करें देन कंपेरिजन टू इम्पोर्ट के बारे में, ठीक है। तो ये थे हमारे बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आगे हम अपनी जैसे जैसे टॉपिक्स में, जैसे जैसे टॉपिक्स हैं हमारे चैप्टर 1 में, वैसे वैसे हम वीडियोस को आगे बढ़ाएं। तो मैं क्या समझा था फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी है वो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय पे किस प्रकार से वर्क कर रही थी।
तो आगे चलते हैं, हम आज टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सेकंड टॉपिक है हमारा वो है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। तो इसी को हम देखेंगे आज। ये हमारा जो थंबनेल था जो आपने देख चुके हैं, जिसमें लिखा है ना स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो आइए देखिए एक डिस्कशन करते हैं हम। सबसे पहला जो हमारा आ जाता है यहाँ पे वो आता है लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर की बात आई है तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी कुछ एग्रीकल्चर के बारे में कुछ टर्म्स थे वो हमने डिस्कशन किए थे। जैसे कि जो हमारी जो इकोनॉमी थी 1947 टू 1948 मीन्स आज़ादी के समय पे, वो एक एग्रियन इकोनॉमी पर थी। एग्रियन इकोनॉमी मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी पर थी, जिसमें अराउंड 72% पीपल्स एंगेज इन एग्रीकल्चर। लगभग 72% जो जनसंख्या थी हमारे देश की वो किस पे निर्भर थी? एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर थी, जो कि एक हमारे लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था इंडियन इकोनॉमी के लिए। ठीक है ना। अब लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी का क्या कहने का मतलब है? देखिए प्रोडक्शन रिफर्स टू टोटल आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू आउटपुट पर हेक्टेयर एंड बोथ वर वेरी लो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए क्या कहने का मतलब है, जो प्रोडक्शन था, जो टोटल आउटपुट होना चाहिए था पर हेक्टेयर के हिसाब से, वो कैसा था? बहुत ज़्यादा कम था। किस समय पे? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय पे। यदि मैं आपको एक फैक्चुअल डाटा दूं तो देखिए आप नोट कर सकते हैं। नोट कुछ ऐसे कि जो वीट है, यदि मैं बात करूं, देखिए डाटा फैक्चुअल है। 1947 की यदि हम बात करें तो 660 kg, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ आपके, 660 kg हो रहा था 1947 में। ठीक है, ये 1947 की बात है। 1947 में हमारी कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही थी? वो रही थी हमारी 660 kg। अब ये 660 kg था हमारा, ठीक है ना। और वहीं हम बात करें, ये 1947 का डाटा है, बट यदि हम रिसेंटली बात करें 2019 और 20 का डाटा, ये देखिए पर हेक्टेयर के हिसाब से था। 1 हेक्टेयर में हो रहा था इतना हमारा। ठीक है, 1 हेक्टेयर में। यदि हम रिसेंट डाटा बात करें 2019-20 के हिसाब से, तो देखिए लैंड हमारा सेम है, और देखिए इसमें जो प्रोडक्टिविटी बढ़ के आई है वो कितनी है? 3421। ठीक है, तो देखिए डाटा कुल मिलाकर के आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, लगभग आप कहें तो उसकी 5 टाइम्स है वो। तो 1947 में जो प्रोडक्टिविटी हो रही थी वो बहुत ज़्यादा कम थी पर हेक्टेयर के हिसाब से, बट अब रिसेंट में यदि हम पता करें तो वो कितना है? बहुत लगभग 5 टाइम्स आप इसमें लिख सकते हैं। ये मैंने वीट का डाटा बताया है। गेहूं का उत्पादन कुछ इस प्रकार से हो रहा था, और सेम एज लगभग हमारा कह सकते हैं जो राइस था वो भी सेम ही था। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी हमारी वो कैसी थी? एक्सट्रीमली वेरी लो थी, बहुत ज़्यादा ही कम थी। ठीक है ना। और रिसेंट डाटा यदि हम बात करें तो आप बोल सकते हैं इट इज़ इंक्रीज बाय अप्रॉक्स 5 टाइम्स। ओके, आगे चलते हैं। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी का क्या कहने का मतलब है? देखिए हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी मीन्स एग्रीकल्चर इन इंडिया वॉज हैवी डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। देखिए हमको इतना तो पता है कि जो हमारी जो इकोनॉमी है वो रेनफॉल पर बेस्ड है पूरी। रेनफॉल पर मीन्स वर्षा पर है, नहीं थी, वर्षा पर थी, क्योंकि बारिश होगा, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम पानी को इरिगेट एक तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या कह सकते हैं इरिगेशन यदि हम कर सकें, वो हमारे पास इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो हम किस पे डिपेंड थे? रेनफॉल पर डिपेंड थे। ठीक है ना। ड्यू टू द लेक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, मैंने बताया लेक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन की हमारे पास कमी थी। डैम्स, वेल, यही कुछ था हमारे पास, जो ओल्ड ट्रेडिशंस मेथड्स थे हमारे पास। नो एफर्ट बाय द ब्रिटिशर्स वर मेड टू स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब देखिए ब्रिटिशर्स के द्वारा कोई भी एक अलग से अपना एफर्ट नहीं दिया गया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ पे एनहेंस किया जाए। ठीक है, उन्होंने जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के बारे में भी हम आगे अपने टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप कर दिया था, बट इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था उन्होंने, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी वो पूरी एग्रीकल्चर बेस्ड पर थी, और हम लोग डिपेंड भी किस पे थे? रेनफॉल पर थे। तो देखिए हमारे इंडिया में भी एट द टाइम ऑफ ये कह सकते हैं इंडिपेंडेंस के बाद
बहुत सारे फेमिनाइंस भी आए हैं, बहुत सारी कह सकते हैं और अकाल भी पड़े थे, उन सबको सहना भी पड़ा था हमको, ठीक है ना। तो ये हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी थी कि वर्षा होगा तब तो ठीक है, अदरवाइज हमको सफ़र करना पड़ रहा था प्रोडक्टिविटी को लेकर के। यदि हम थर्ड पॉइंट की बात करें, द डोमिनेंट ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है, ठीक है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन्स द फार्मिंग दैट इज डन टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ द फार्मर एंड हिज फैमिली। देखिए इसको यदि मैं हिंदी में बात करूं सब्सिस्टेंस फार्मिंग को, तो बोला जाता है जीवन निर्वाह कृषि। दोबारा बोलता हूं, जीवन निर्वाह कृषि। तो ये है क्या, देखिए ये इस प्रकार ये एक ऐसी कृषि है जिसमें सिर्फ उतना उत्पादन किया जाता है जिसमें लोगों का घर चल सके, ठीक है, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिलमेंट हो सके। देखिए डेफिनेशन में आप देखेंगे तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग मींस द फार्मिंग दैट इज डन टू नीड द बेसिक नीड्स, लिख रखा है बेसिक नीड्स फार्मर एंड हिज फैमिली, अपना और अपने परिवार का वो जीवन यापन कर सके। इस प्रकार की कृषि को क्या कहा जाता है, जीवन निर्वाह कृषि। इन इंग्लिश में यदि बात करूं तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक। In India, subsistence-based farming was done resulting in little or no surplus left for selling means that the lack of commercial। देखिए बहुत अच्छी लाइन बोली गई है, इंडिया में सब्सिस्टेंस फार्मिंग बेस्ड था इंडिया। तो हो क्या रहा था, इंडिया के जो फार्मर थे वो देखिए यहाँ से लिखा है ना लिटिल और नो सरप्लस, कोई सरप्लस मतलब कोई फायदा नहीं हो रहा था उनको, क्योंकि उत्पादन ही इतना हो रहा था कि जितना वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिलमेंट कर सके। तो न तो सेल करने के लिए बच रहा था, तो जब सेल नहीं होगा तो कमर्शलाइजेशन कहाँ से होगा, तो लेक ऑफ कमर्शियल भी था, ठीक है, क्योंकि हम जो प्रोडक्टिविटी कर रहे थे वो हमसे बच भी नहीं पा रहा था, ठीक है ना। देखिए एक यहाँ से मैं एक फैक्ट की कहानी और बताता हूँ आपको। जब आज़ादी के समय पर ही जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे क्या हुआ था, जब गेहूं का उत्पादन देखा गया था तो देखिए अंदाज़ा क्या लगाया गया था, एक किसान को 12 बोल सकते हैं हम, 12 जो बोरी होती हैं उनकी उतनी आवश्यकता थी गेहूं की। बट मान लीजिए वहाँ पर क्या हो रहा था कि एक ही हो रहा था, 11 हो रहे थे, जरूरत तो उनको 12 की थी बट प्रोडक्शन कितने क्या हो रहा था, सिर्फ 11 का हो रहा था। तो अब एक देखिए पर मंथ के हिसाब से यदि हम एक बोरी को भी खत्म करें तो कितने हो रहे थे, 12 बोरी चाहिए होते थे हमको, बट प्रोडक्शन तो 11 बोरी का ही हो रहा था। एक बोरी कहाँ से लाए, उसके लिए हर एक दिन का व्रत रखा गया था, ऐसा लाल बहादुर शास्त्री जी के उस टाइम पर चलाया गया था कि एक दिन का सबको व्रत रखना पड़ेगा, क्योंकि तो उससे क्या होता था एक एक दिन कम हो जाता था, ठीक है ना, तो वो फुलफिलमेंट वो गैप फिल हो जाता था। तो इस प्रकार की स्ट्रेटजी भी अपनानी पड़ी थी, आप सोच सकती हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के समय पे, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम, डिफरेंस गल्फ बिटवीन द ओनर ऑफ द सॉइल एंड द टिलर ऑफ द सॉइल। देखिए ओनर ऑफ द सॉइल का मतलब होता है जो खेत का सॉइल का मालिक है वो, और टिलर ऑफ द सॉइल मतलब कि जोतने वाला कौन, आप देखिए समझिए, द ओनर ऑफ द सॉइल शेयर द आउटपुट विद द टिलर। जो सॉइल का जो मालिक था, मतलब जो खेत का मालिक था, वो आउटपुट को शेयर जरूर करता था किससे, टिलर के साथ, बट दे डिड नॉट शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती थी उसको शेयर नहीं करता था, इससे टिलर को क्या होता था, नुकसान होता था। द ओनर वर सिंपली इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग देयर इनकम। अब ओनर है जो सोइल का, वो तो सीधे इंटरेस्टेड था किस चीज़ में, कि उसकी इनकम बढ़नी चाहिए इन टर्म्स ऑफ शेयर ऑफ आउटपुट। किसके संदर्भ में, उसका आउटपुट बढ़ना चाहिए, आउटपुट बढ़ेगा तो उसकी क्या है, इनकम, ऑब्वियसली बात है इनकम तो बढ़ेगी। फॉर टिलर एग्रीकल्चर वॉज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस। देखिए जो टिलर है उसके लिए एग्रीकल्चर ही एक क्या था, एक सोर्स था उसके फार्मिंग के लिए। बोल रखा है, देखिए दोबारा वर्ड्स आया ये सब्सिस्टेंस मीन्स, समझ रहे हैं आप, ठीक है। एंड फॉर द ओनर्स के लिए इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन जो ओनर थे उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम था, इन्वेस्टमेंट था, उनके लिए निवेश था, क्रिएटिंग अ वाइड इकोनॉमिकल गैप टू। जितने भी कह सकते हैं एक निवेश करने का सबसे एक अच्छा जरिया था किनके लिए, सोयल के ओनरों के लिए, ठीक है। आगे स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग का क्या मतलब है, आप यहाँ से समझिएगा आप, ये जो वर्ड्स है, स्मॉल का मतलब तो आप समझ रहे हैं छोटा, फ्रेगमेंटेड का क्या मतलब था, फ्रेगमेंटेड मीन्स, देखिए पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूँ फिर आपको मैं हिंदी में उसको एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेगमेंटेड होल्डिंग मीन्स अ पीस हेयर एंड अ पीस देयर। देखो यहाँ से समझ में आया, दोबारा बोलता हूँ, फ्रेगमेंटेड मीन्स द पीस ऑफ लैंड हेयर एंड देयर मीन्स जो जमीन के टुकड़े थे वो यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे, मीन्स इकट्ठा एक जगह पर ही नहीं थे, वो कहीं, देखिए कोई जमीन यहाँ पर है तो कोई थोड़ी दूर है, कोई कह सकते 500 मीटर दूर, तो मतलब एक जगह पर इकट्ठे नहीं थे। तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है समझिए,
डेफिनेशन समझते हैं हम। देयर वॉज ए स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग लैंडिंग अ लो आउटपुट। अब जो एक तो छोटे लैंड होल्ड थे और वो भी दूर दूर पर थे, तो आउटपुट हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जो आउटपुट जो कह रखते हैं, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा था वो ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि एक खेत यहाँ पर है, एक खेत कहीं दूर है, तो क्या है उसके लिए सेपरेट हमको चीज़ें क्या करनी से पड़ रहा था, अवेलेबल करना पड़ रहा था, तो इससे हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हाई आ रहा था। देयरफॉर लैंड होल्डिंग वर्स अनइकोनॉमिकली, इसी कारण से क्या था, लैंड होल्डिंग्स था वो अनइकोनॉमिकली बिहेव कर रहा था, ठीक है ना। अब जो जमीन थी वो अलग अलग थी, तो आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ रही थी, ठीक है। सब चीज़ सेपरेट सेपरेट हमको करना पड़ रहा था, इसलिए क्या हो रहा था, ये परेशानी उत्पन्न हो रही थी, अराइज हो रही थी फार्मर्स के सामने, ठीक है। अब एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो आता है जमींदारी सिस्टम और लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। देखिए एक सेपरेट क्वेश्चन भी बन जाता है इससे कि जमींदारी सिस्टम को समझाइए। अदरवाइज लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था ब्रिटिश राज में, जिसका मेन जो रेवेन्यू था उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल अ यूनिक लैंड रेवेन्यू वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ब्रिटिश जो राज था उसके समय पे एक अलग ही रेवेन्यू सिस्टम निकाला गया था इंडिया में। वो क्या था, अंडर दिस सिस्टम अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप वॉज सेटअप बिटवीन द गवर्नमेंट। एक ट्रायंगुलर सेटअप बना रखा था। ट्रायंगुलर सेटअप मीन्स, अब देखिए कौन कौन थे, द ओनर एंड द टिलर ऑफ द सॉइल। देखिए एक तो गवर्नमेंट था और मालिक था एक। देखिए मालिक और गवर्नमेंट यहाँ पे अलग अलग थे। देखिए गवर्नमेंट था वो तो ब्रिटिश रूलर्स थे, ओनर किसी और को बना रखा था, टिलर तो आप समझ सकते हैं फार्मर्स ही थी, ठीक है ना। तो आगे पढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा हमें। दिस सिस्टम वॉज कॉल्ड दिस सिस्टम वॉज कॉल्ड द जमींदारी सिस्टम। इसी सिस्टम को क्या कहा गया था, जमींदारी सिस्टम, जिसमें एक ट्रायंगुलर शेप में लोग वर्क कर रहे थे। फीचर्स ऑफ जमींदारी सिस्टम। अब देखिए यहाँ से हम समझते हैं कि जमींदारी सिस्टम कुल मिलाकर के था क्या, कि किस प्रकार की प्रॉब्लम अराइज हो रही थी। जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज द परमानेंट ओनर्स ऑफ द सॉइल। जमींदार को क्या कर गया दिया गया था, जमींदारों को एक परमानेंट ओनर बना दिया गया था सॉइल का, ठीक है। जो भूमि थी, जो इसमें खेती होता था, उसका एक परमानेंट ओनर बना दिया गया था। जमींदार हैड टू पे फिक्स्ड सम और रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, तो जमींदार क्या करते थे, एक फिक्स रेवेन्यू अर्न करके गवर्नमेंट को दे देते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देते थे। जैसे एक खेती से 100 रुपये मान लो गवर्नमेंट ने डिमांड किया तो उसको 100 रुपीज़ पेमेंट कर दिया जाता था। एंड इफ दे वर अनेबल टू डू सो दे स्टूड इन डेंजर लूजिंग ऑफ राइट्स। अब यदि वो ऐसा करने में असफल होते, यदि अनेबल थे, यदि नहीं कर पाते, तो उनकी जो जमीनें थी या फिर उनके कैसे उनके जो राइट्स थे उनको क्या कर लिया जाता था, ले लिया जाता था, ठीक है ना, रिड्यूस कर दिया जाता था उनके राइट्स को। जमींदार वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच दे वांट्स फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सॉइल दे विश्ड एंड कुड। देखिए यहाँ क्या था, जमींदार को सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने इतने राइट दे रखे थे। उनका कहना था जमींदारों से कि आप जितना चाहें उतना, क्या कह सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं उनसे। बोल रखा है ना, एज मच दे वांट, आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं, बट हमें तो एक फिक्स्ड अमाउंट चाहिए। आपकी जितनी इच्छा है, एज यू विश, ठीक है ना, जितनी आपकी इच्छा है वो आप ले सकते हैं, बट हमें तो एक फिक्स्ड अमाउंट वहाँ से चाहिए, ठीक है, ये कह रखा था। अब देखिए प्रॉब्लम विद द जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी, ठीक है। अनलिमिटेड एक्सप्लोटेशन ऑफ टिलर्स ऑफ द सॉइल बाय द जमींदार्स। जमींदार के द्वारा एक्सप्लोटेशन किया जा रहा था, ठीक है ना, उनका उन्मूलन किया जा रहा था। टिलर्स का जो फार्मर थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, ठीक है ना, उनको पूरा तरीके से एक्सप्लोटेट कर दिया जा रहा था जमींदार्स के द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट का, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उनके, वो प्रेशर बना रहे थे जमींदार पर, और जो जमींदार थे वो प्रेशर बना रहे थे टिलर्स पर, ठीक है ना। हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू बी पेड बाय द टिलर। जो हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू था, अब कह सकते हैं उनके टिलर के द्वारा पेमेंट किया जा रहा था। वो बेचारे प्रोडक्शन तो कर रहे थे, इंक्रीज भी कर रहे थे, आउटपुट भी बढ़ा रहे थे धीरे धीरे करके, बट उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं था, क्योंकि वो तो उनसे कुल मिलाकर के लूट रहे थे, उनका एक्सप्लोटेशन कर रहे थे, ठीक है। टिलर वर रिड्यूस द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबर्स रिजल्टिंग इन अर्निंग। जो टिलर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, वर रिड्यूस द स्टेटस ऑफ लैंडलेस। उन वो क्या हो गए, टिलर्स के पास जो थोड़ी बहुत ज़मीन भी थी वो भी अब उनसे चली गई थी, वो भी कम हो गई थी, ठीक है ना, जस्ट टू मीट द बेसिक नीड। अब ये ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि उनकी बेसिक नीड की फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही थी,
उनके द्वारा जो रेवेन्यू था, टैक्स रेवेन्यू भी कुछ इस प्रकार से ज़्यादा ही लिया जा रहा था, तो वो मजबूर हो गए थे अपनी ज़मीन को भी लूज करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स थी वो इनके सामने अराइज हो रही थी। ठीक है, तो और कह सकते हैं देखिए पूरी इकोनॉमी थी एग्रीकल्चर। अब जैसे मैंने बताया था इनिशियली कि इंडियन इकोनॉमी एग्रियन इकोनॉमी पर बेस्ड थी, जो कि उसके लिए बैकबोन था। ठीक है ना, तो फार्मर्स जो थे उनके लिए ये समझिए कि आप यदि उनके लिए एग्रीकल्चर नहीं था तो ये समझिए उनका जो जो जीवन यापन था, वो लाइवलीहुड थी, वो एक बेसिकली अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं हो पाती थी। ठीक है ना, उनको देखिए जमींदार उनको क्या करते थे, फार्मर्स को फोर्स भी किया करते थे कमर्शलाइजेशन के लिए कि आप प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो आपको पैसे भी दिए जाएंगे, मतलब लालच भी देते थे। बट ये पॉसिबल था ही नहीं, यदि होता तो वो खुद कर सकते थे इन चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा जो टॉपिक, सेकेंड टॉपिक था वो हमारा था स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। आपको समझ में आ गया होगा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस किस प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा वर्क कर रहा था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इंडिया का जो औद्योगिक जो क्षेत्र था वो किस प्रकार से था, हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। उससे पहले हमने समझा था कि हमारी इकोनॉमी किस प्रकार से वर्क कर रही थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, आज हम समझेंगे कि हमारा जो उद्योग क्षेत्र था, इंडस्ट्रियल सेक्टर था, वो किस प्रकार से था। तो आपको जो PDF है वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे चलते हैं हम, जैसे कि समझेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब होता क्या है, उद्योग क्षेत्र। देखिए उद्योग क्या है, उद्योग का मतलब होता है जहाँ पे प्रोडक्शन वर्क हेल्ड होता है, कह सकते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन चीज़ें होती हैं। तो इंडिया में क्या उस टाइम पे किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा होगा, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। ठीक है, तो आगे हम इसको आगे बढ़ाते हैं सीरीज़ को। तो इसमें देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जो भारत का जो औद्योगिक क्षेत्र था वो आज़ादी के समय पे किस प्रकार से था। तो देखिए पहला इसमें सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब है, देखिए समझते हैं हम। द डिके ऑफ इंडियाज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्रियल ड्यू टू लेक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। देखिए क्या था, डिके ऑफ इंडियंस मतलब कि दशकों पहले जो हमारा इंडिया था वो किस में फेमस था पता है आपको, हैंडीक्राफ्ट पे। देखिए ये शब्द आप मत भूलना, हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट में जो इंडिया था हमारा वो क्या था, एक वर्ल्ड फेमस रेपुटेटेड कंट्री था वहाँ पे। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट जो इसको बोलते हैं हिंदी में हस्तकला। तो हस्तकला मतलब कि जो हाथों से जो कला की जाती थी, मीन जो कढ़ाई की जाती थी, हाथों से जो प्रोडक्ट बनाए जाते थे, उसमें इंडिया था वो वर्ल्ड फेमस था। लेकिन जो पॉलिसी थी यहाँ पे आ रखा है डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, जो भेदभावपूर्ण जो नीति अपना रखी थी किसने, ब्रिटिशर्स लोगों ने। उसने क्या किया, ब्लीक ऑफ ग्रोथ, इसने जो ग्रोथ था वहाँ को उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, ड्यू टू लेक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट था, निवेश का जो अपॉर्चुनिटी थी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का, वो क्या थी, कमी थी वहाँ पर। ठीक है, आप कितने भी देखिए बिजनेस तो क्या कहता है कि आपके पास कितना भी दिमाग हो, आपके पास कितना भी यदि क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स होता है तो आपके पास करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए, बट यदि आपके पास लेक ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आपके पास यदि सफिशिएंट नहीं है तो आप उस बिजनेस को आगे नहीं चला सकते लंबे समय तक। तो यही हुआ था इंडिया के साथ भी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की अब वहाँ पे कमी थी। अब डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, देखिए डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स का क्या मतलब है। देखिए इससे पहले मैं आपको कुछ एक फैक्ट चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे क्या था, जो इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का मतलब यही था कि कॉटन वाला हमारा जो कपड़े टेक्सटाइल कंपनी इंडस्ट्री को बोलते हैं, कपड़े की जो इंडस्ट्री होती है उसको, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था इंडिया वॉज फेमस्ड, ठीक है ना, इन द वर्ल्ड में पूरे में बहुत ज़्यादा फेमस था। अब ये मिल था कहाँ पे ये टेक्सटाइल कंपनी, जो इसके लिए आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहीं पर है। ये कौन सा हमारा, जो कि ढाका में बांग्लादेश, अब जिसकी कैपिटल बांग्लादेश है, ठीक है ना, वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो वर्ल्ड फेमस आज भी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट जो प्रोडक्शन होता है हमारे टेक्सटाइल कॉटन उसका कपड़े का, वो आज भी कहाँ होता है, बांग्लादेश में होता है। मोस्ट ऑफ द जो कपड़े आते हैं हमारे टेक्सटाइल कंपनी के वो भी बांग्लादेश से ही आते हैं, ठीक है ना, मलमल खास का जो कपड़ा है वो भी। तो ये हमारे कुछ फैक्ट्स थे हमारे, ठीक है। देखिए कॉटन से बने, जूट से बने, डिफरेंट टाइप्स के, मतलब हमारे पास जो हैंडीक्राफ्ट था उसमें हम वर्ल्ड फेमस थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स।
Before the Britishers came to India, our industry was world famous for its excellence, the quality of handicrafts. मैंने बताया था कि ब्रिटिशर्स से आने से पहले हमारे जो इंडिया था वो वर्ल्ड फेमस था एक्सेलेंट क्वालिटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट में एक बहुत अच्छा रेपुटेशन बताया था मैंने, जिसने बना रखा था, ठीक है ना। ब्रिटिश राज में हैंडीक्राफ्ट इंडिया का वो क्या था, वर्ल्ड फेमस और रेपुटेशन था, क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन थी। बट मेन रीजन क्या था वहाँ का, डिके ऑफ द हैंडीक्राफ्ट और डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी स्टेट। बट ये एक तो जो कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेटरी जो पॉलिसी अपना रखी थी जो ब्रिटिशर्स ने, उसने उसके लिए क्या कर दिया, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था वहाँ पे, ठीक है ना। देखिए, और यदि हम समझें तो द ब्रिटिशर्स फाउंड इंडियाज बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। इंडिया से क्या होता था, बेस्ट रॉ मटेरियल्स मिल जाते थे उनको, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने एक सोर्स बना रखा था इंडिया को। इंडिया का देखो वैसे तो कोई मोटिव नहीं था, बट इंडिया से वो लोग रॉ मटेरियल्स बना लेते थे, ठीक है ना। आगे समझते हैं उसको और अच्छे तरीके से। देखिए, रीजन ऑफ द डिके ऑफ द हैंडीक्राफ्ट। और देखिए रीजन क्या था कि जो हैंडीक्राफ्ट था हमारा वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके बनता है कि रीजन क्या था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। इन जो भारत के हस्तकला के बिगड़ने के पीछे क्या कारण था उसका, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। देखिए क्या था, भेदभावपूर्ण एक टैरिफ लगा रखा था। कैसे, ब्रिटिशर्स फाउंड इंडिया बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। मैंने बताया था इंडिया, जो ब्रिटिशर्स ने एक अच्छा जगह ढूंढ रखा था रॉ मटेरियल के लिए, जो कि इंडिया था, एंड बेस्ट मार्केट फॉर देयर फिनिश गुड्स। और एक अच्छा मार्केट भी बन चुका था इंडिया फिनिश गुड्स को तैयार करने के लिए। देखिए, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, रॉ मटेरियल्स तो इंडिया से ले जाते थे, उनको कन्वर्ट करते थे फिनिश गुड्स में, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ से लकड़ी ले जाते थे, पेड़ों को जैसे काट लिया ले गए, अब वो रॉ मटेरियल है, ले जाने के बाद देन आफ्टर कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर्स एंड डिफरेंट फर्नीचर टाइप्स बोल सकते हैं, जो असेट्स बना दिए जाते थे, उनके गुड्स बना दिए जाते थे, उनको ला करके इंडिया मार्केट में सेल भी किया जाता था। अब लोगों की जरूरत होगी तो वो खरीदेंगे भी, तो वही सेम पॉलिसी कौन अपना रहा था, ब्रिटिशर्स अपना रहे थे। रॉ मटेरियल को ले जाते थे, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके इसको यहाँ पे बेचते थे। दे स्टार्टेड द फॉलोइंग डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी टैरिफ अकॉर्डिंग टू विच। अब उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी किस प्रकार से अपनाए थे। देखिए, जो अब मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में इतना भी लिख देंगे तो भी आपको मार्क्स गेन हो सकते हैं। देखिए क्या था, द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टैरिफ फ्री। एक्सपोर्ट करना, देखिए यहाँ से वो लोग वहाँ ले जाते थे, अपने देशों में ले जाते थे, वो फ्री कर रखा था, ठीक है ना। मतलब देखिए, आज यदि हम लेके जाते हैं तो कुछ ना कुछ टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, बट पहले नहीं किया था क्योंकि सरकार ही उनकी थी, ठीक है, अपने मतलब से काम कर रहे थे वो। तो टैरिफ क्या था, फ्री था। द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इन इंडिया फ्री। अब देखिए यहाँ पे FTA चल रहा था, फ्री ट्रेड पॉलिसी, FTP होता है जो फ्री ट्रेड पॉलिसी चला रखी थी। कैसे कि फ्री में ही ले जाना है और फ्री में ही लेके आना है। अब फ्री में लाने का मतलब बेचना नहीं है, फ्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो ड्यूटी लगती थी बट वहाँ पर उस टाइम पे नहीं थी, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट फ्री था, इंपोर्ट भी फ्री था, ठीक है ना। मार्केट में वो पेनिट्रेशन कर सकते थे इजीली तरीके से, ठीक है ना। देन हैवी ड्यूटी टैक्स वॉज प्लेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। देखिए क्या था, अब यहाँ पे लगाया जा रहा था, जब वो लोग एक्सपोर्ट कर लेते थे इन चीज़ों को, इंपोर्ट कर लेते थे, तो इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था उस पर टैक्स लगा देती है। अब जब बेचेंगे उस प्रोडक्ट को तो फिर वो हाई प्राइस में जाता था। ब्रिटिश फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट कैप्चर इंडिया मार्केट। अब ब्रिटिशर्स का जो फिनिश गुड्स बना करके जो लाना था हमारे इंडिया में, वो इंडिया मार्केट को कैप्चर कर चुका था। धीरे धीरे उसने पूरे इंडिया मार्केट को कैप्चर कर लिया था, क्योंकि लोकल कोई भी जो प्रोडक्ट बनाता था, लोकल मार्केट के जो भी बनाते थे वो उतने अट्रैक्टिव नहीं थे, इफेक्टिव नहीं थे, क्योंकि इंडिया फेमस किस पे था, रॉ मटेरियल पे था। बनाते भी थे, ऐसी बात नहीं थी, बनाते भी थे, बट उतना ज़्यादा इफेक्टिवनेस, क्लियरिटीनेस नहीं आती थी, क्योंकि हमारे पास लेक ऑफ टेक्नोलॉजी भी तो थी। अब उनके पास सफिशिएंट टेक्नोलॉजी भी थी, नॉलेज भी था कह सकते हैं, तो वो अच्छे तरीके से करके लाते थे, पीपल्स अट्रैक्टिव होते थे, ठीक है ना उसकी ओर। देयरफॉर द डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट वाज द रिजल्ट। अब मैंने बताया यही एक सबसे मेन कारण हो गया कि इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। आगे, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। देखिए, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स का क्या मतलब है यहाँ पे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 2 सेट्स ऑफ टेरिटरीज। इंडिया आज़ादी के समय पे 2 भागों में, उसको 2 क्षेत्रों के भागों में बांट दिया गया था। द लॉ ऑफ ब्रिटिशर्स वॉज प्लेस्ड बोथ सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट। देखिए, जो लॉ था, जो कानून था ब्रिटिश इंडिया का, देखिए ब्रिटिश इंडिया क्यों कहा गया, कि ब्रिटिशर्स ने इस पर क्या किया था, रूल किया था, इसलिए ब्रिटिश इंडिया कहा गया था उस टाइम पे।
तो उनकी जो लॉ था, जो कानून बना रखा था, उन्होंने सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट दोनों के लिए ही बना रखा था, विच मीन्स दैट प्रिंसली स्टेट समहाउ एग्जिस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लॉ, ठीक है ना। तो उससे क्या मतलब था कि जो प्रिंसली स्टेट बना रखे थे वो क्या कर इन्फ्लुएंस कर रहे थे उसके लॉ को, मतलब बढ़ावा दे रहे थे कि ब्रिटिशर्स के जो लॉ है वो ठीक है, अच्छे हैं, उनको और ज़्यादा इन्फ्लुएंस दे रहे थे वो लोग, ठीक है। लोकल रूलर्स एनकरेज द हैंडीक्राफ्ट, जो लोकल रूलर्स थे वहाँ के वो क्या कर रहे थे, एनकरेज हो रहे थे या फिर एनकरेज कर रहे थे हैंडीक्राफ्ट को, मेकिंग देम रेपुटेटेड वर्ल्ड वाइड। अब वो जो ब्रिटिशर्स के द्वारा वो लेकर के आ रहा था वो प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा था अपने आप को, मतलब कि रेपुटेशन क्रिएट कर रहा था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है हैंडीक्राफ्ट का वो वर्ल्ड फेमस है। विद द ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश लॉ एंड द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी द डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट टुक प्लेस। मैंने बताया यही एक मेन रीजन हो गया वहाँ का कि जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी बना रखी थी, भेदभावपूर्ण, कि उन्होंने भेदभावपूर्ण इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अपने मतलब से लॉ को बनाते थे, अपने अपने हिसाब से लॉ को खत्म कर देते थे, तो ये उसका मेन कारण रहा था, ठीक है ना। कंपटीशन ऑफ मैन मेड प्रोडक्ट्स, सॉरी मैन नहीं, मेड प्रोडक्ट्स, मशीनरी मेड्स, ठीक है। कंपटीशन मशीनरी मेड्स प्रोडक्ट्स का था, जैसे मैंने अभी बताया था ना कि उनके पास टेक्नोलॉजी थी, अट्रैक्टिवनेस था प्रोडक्ट पर। कैसे? द मशीन मेड प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रिटेन वर लो कॉस्ट। अब जो ब्रिटेन से जो प्रोडक्ट बन के आ रहा था उसमें लो कॉस्ट था, किसमें कह सकते हैं प्रोडक्शन में उनका लो कॉस्ट आ रहा था इस चीज़ को, क्योंकि मशीन से क्रिएट किया जा रहा था, ठीक है। आपको पता है लेबर है, दो प्रकार की टेक्निक्स होती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो लेबर को ना अपना करके किसको अपना रहे थे, मशीन को अपना रहे थे। अब मशीन से क्या था, अब मशीन में यदि वर्क कराया जा रहा था 100 लोगों का काम तो अकेले मशीन कर देता है, अब 100 लोगों का जो कह सकते हैं सैलरी वेजेस था वो अकेला काम करके दे रहा है मशीन, तो इसलिए वो थोड़ा हाई कॉस्ट पड़ता था, ठीक है ना। तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, अब देखिए जो कंपटीशन था मैंने बताया उसका किसका जा रहा था, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो मशीन से जो प्रोडक्ट क्रिएट किया जा रहा था, क्योंकि उसमें अट्रैक्टिवनेस था, चमक थी उसमें डिजाइनिंग थी, मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट क्रिएट किए जा रहे थे उनके द्वारा। दिस कंपटीशन फोर्स द इंडियाज क्राफ्टमैन टू सेट देयर एंटरप्राइजेस फॉर एवर। यही एक कंपटीशन ऐसा रह गया जिसने इंडिया के जो क्राफ्टमैन थे, जो प्रोडक्ट बना रहे थे, उसके एंटरप्राइजेस को सेट करने के लिए हमेशा शट डाउन, हमेशा बंद करने के लिए एक मजबूर बना दिया उन लोगों को, क्योंकि उनके प्रोडक्ट ना के बराबर बिकते थे, और प्रोडक्ट बनाने से क्या फ़ायदा था, बिकना भी तो मेन पड़ता है ना उनके लिए। देन आता है न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड का क्या कहने का मतलब है, द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स कैन सीन ऑन आर कल्चर एंड थिंक टू। देखिए इम्पैक्ट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे कल्चर्स को, ट्रेडिशंस को, परंपराएं थी जितनी भी, उन सभी को उन्होंने जज किया, पहले तो सीन किया, देखा उन्होंने, और उनके बारे में सोचा कि हम लोग, हमारी जो परंपरा है वो किस प्रकार से है, किस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, किस चीज़ को नहीं करते। तो इस प्रकार से एनालाइज किया उन्होंने भी मार्केट को, लोगों के कल्चर को, ट्रेडिशंस को। देन दिस लीड्स टू द इमर्जेंस ऑफ द न्यू क्लास एंड न्यू पैटर्न ऑफ क्लास दैट प्रिफर्ड द ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट अगेंस्ट इंडिया प्रोडक्ट। यही एक कारण बन गया था। देखो जब कोई भी आप ये कोई मार्केट को जब एनालाइज करते हैं, जैसे कहीं बाहर जा करके आप किसी मार्केट को आप एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं किसी इंडस्ट्री को, तो सबसे पहले आपको जो वर्क होता है आपका, वो मार्केट को एनालाइज करना होता है कि लोगों की नीड क्या है यहाँ पर, डिमांड क्या है यहाँ पर, ठीक है। और फिर क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने जब ये सब जज कर लिया था कि नीड क्या है, उनके ट्रेडिशंस क्या है, कल्चर क्या है, क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते, उन्हीं चीज़ों पर थिंक करके, मतलब सोच विचार करके उन्होंने उसी प्रोडक्ट को न्यू पैटर्न में लेकर के आए थे, न्यू क्लास में लेकर के आए थे, जिससे लोगों का अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा बढ़ा था, ठीक है ना। जैसे देखिए पानी है, पानी बिक तो पानी भी रहा, बट उसमें क्या अट्रैक्टिवनेस क्या होता है, बोतल की डिजाइनिंग अच्छी कर देना, तो लोग क्या करते हैं, नॉर्मल बोतलों को ना खरीद के उसको करते हैं, ठीक है। तो अधिक बेचने का तरीका होता है अपना, मार्केटिंग बहुत ज़्यादा एक ब्रॉड सिलेबस है, ठीक है ना, कह सकते हैं जो मार्केटिंग है वो भी एक थिंकिंग प्रोसेस है, बहुत अच्छे तरीके से चलता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसेस है। तो सेम प्रोसेस इन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपनाया था। देन लास्ट समझते हैं हम, एक आया था हमारा इंट्रोडक्शन इन इंडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। इसका जो वीडियो हमने बना दिया है, ठीक है ना, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है ना। इसका एक स्पेशल वीडियो, बट मैं यहाँ पे डिस्कशन कर देता हूँ। देखिए अब इन सब सामान को, रॉ मटेरियल्स को लाने ले जाने के लिए कोई कुछ तो चाहिए होता। अब ये तो था नहीं कि इंडिया के बगल में ही क्या था, हमारा ब्रिटेन था, बगल में तो था नहीं, वो 7 समुंदर पार था, तो कुछ ना कुछ तो मतलब तरीका अपनाना था कि जिससे जो रॉ मटेरियल्स थे, अब 1-2 रॉ मटेरियल होते तो बात अलग थी, बैग में धर के ले आते, बट यहाँ पे तो प्रोडक्ट पूरी इंडस्ट्री चलाने की थी, तो रेलवे
इस्टेब्लिशमेंट किया गया था किसके द्वारा? ब्रिटिशर्सों के द्वारा। ये चलाया गया था हमारा 1853 में। आप याद रखना 1850 में तो ये डेवलप किया गया था, बट 1853 में चला था। फर्स्ट ट्रेन कब चला था? वो 1853 में मुंबई से लेकर के थाने तक चला था, बॉम्बे से थाने तक चला था। ठीक है, एवं मैं पढ़ देता हूँ। रेलवे वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स फॉर देयर ओन सेल्फिश। मैंने बताया जो रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया था ये इंडिया के डेवलपमेंट के मोटिव से नहीं था, ये सेल्फिश मोटिव से था। मतलब अपने से मतलब था उनको। किस मतलब से था? इन ऑर्डर टू एक्सपेंड देयर मार्केट, अपने मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाना भारी मात्रा में और वहाँ से फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करके लेकर के आना, ये कोई आम बात नहीं था कि छोटी छोटी चीज़ों को लाना ले जाना। एक कह सकते हैं एक एक्सपेंड फॉर्म में था, उनका क्वांटिटी ज़्यादा थी, देन उसको मार्केट में लॉन्च भी करना था। ठीक है ना, देयर एक्सपेंशन लीड टू डिके द हैंडीक्राफ्ट। और यही एक ये सब फैक्टर्स थे जिसने इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को क्या किया था? डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है ना, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए थे। हम आगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पढ़ेंगे तो हम इंडियन रेलवे सिस्टम को फिर से दोबारा डिस्कशन करेंगे। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो किस प्रकार से वर्क उस टाइम पे कर रहा था। वर्क क्या कर रहा था? हमारी जो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर थी वो कुल मिलाकर के डिस्ट्रॉय हो गया था, क्योंकि जो हमारी अच्छी से पकड़ थी वो थी हमारी हैंडीक्राफ्ट पर, जिसमें विभिन्न वेरियस टाइप्स के जो टैक्स थे वो इंट्रोड्यूस करके हमारे हैंडीक्राफ्ट को कुल मिलाकर डिस्ट्रॉय कर दिया। तो होप सो आपको ये वीडियो क्लियर होगी। आने वाली वीडियोज़ में हम ऐसे ही सीरीज़ को अपने आगे बढ़ाएंगे। आज हम समझेंगे वहाँ की डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी वो किस प्रकार से थी। देखिए डेमोग्राफिक प्रोफाइल का क्या मतलब होता है? जैसे हमारी जो यहाँ की बर्थ रेट थी वो किस प्रकार से थी, डेथ रेट थी वो कैसे थी, मतलब कि जन्म दर क्या था, मृत्यु दर क्या था, शिशु मृत्यु दर क्या था, मीन्स कुल मिलाकर के वहाँ के लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी वो किस प्रकार से थी, लोगों का रहन सहन था वो किस प्रकार से था। ठीक है, और यदि अब हम बात करें आगे की ओर तो देखिए क्या है, जैसे हम समझेंगे इसमें डेमोग्राफिक प्रोफाइल में, अब इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के टाइम पर क्या था और आज के डेट में एनहेंस तो हो चुका है। देखिए अब कैसे होगा वो भी हम समझेंगे। इसमें 4 पैरामीटर्स डेट आर स्टडी हियर। अब हम इसमें 4 पैरामीटर्स हैं हमारे, उसके आधार पर हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल को डिवाइड करेंगे। जो पहला है हमारा बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट। जैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में BRDR आप बोल सकते हैं, बट आप फुल ऑफ एक्सप्लेनेशन ज़रूर देना। जैसे उस टाइम पे जो कह सकते हैं बर्थ रेट और डेथ रेट था वो 48 और 40 था। मीन्स बर्थ तो 48 था पर 1000 बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, और जो डेथ रेट था वो 40 था। और देखिए बर्थ रेट तो फिर भी ठीक था 48, बट यहाँ पे डेथ रेट था वो काफ़ी ज़्यादा था 40 पर 1000 में। ठीक है ना, ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव था वहाँ पे। तो देखिए बोथ वर वेरी हाई एंड सजेस्टेड स्टेट आर मैसिव पॉवर्टी इन इंडिया। देखिए दोनों ही ज़्यादा था और दोनों ही एक पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका था। कैसे? हाई बर्थ रेट, देखिए किसी भी देश के लिए एक हाई बर्थ रेट होना तो मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन होना, हाई डेथ रेट होना मीन्स कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम डेवलपमेंट में वहाँ के रुकावट आना। ये दोनों ही एक इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही। देखिए हर एक चीज़ का बैलेंस होता है, तो बैलेंस यदि बना रहेगा तब तो ठीक रहेगा, अदरवाइज वेरियस काइंड्स ऑफ जो प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज जरूर होती हैं एक इकोनॉमी के लिए। अब हाई बर्थ रेट और डेथ रेट उस टाइम के लिए एक मैसिव पॉवर्टी का कारण बन चुका था, एक भारी मात्रा में जो गरीबी था उसका कारण बन चुका था, क्योंकि बर्थ रेट भी उसी हिसाब से ज़्यादा हो रहा था और डेथ रेट भी था। ठीक है ना, तो कह सकते हैं स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड पीपल्स, ये सब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था वैसे वैसे लोगों की भी डेथ होती चल रही थी। तो ये डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करता है। आगे हम बात करें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का क्या मतलब होता है? इन्फेंट मतलब होता है शिशु और मोर्टेलिटी रेट मतलब होता है मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर का क्या वहाँ पे रीजन था? विच मीन्स द डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी किसे आप इन्फेंट कहेंगे? इन्फेंट का मतलब हो जाता है शिशु। अब शिशु आप किसे कहेंगे? जिसकी एज 1 साल से कम है, बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। अब ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से कम है उन लोगों की डेथ हो रही थी वॉज वेरी हाई ओनिंग टू पुअर हेल्थ रेट ऑफ फैसिलिटी एंड पॉवर्टी। उन बच्चों की मृत्यु हो जा रही थी जिनकी एज 1 साल से कम है। बच्चों का जन्म तो हो रहा था बट आफ्टर सम मंथ, कह सकते हैं विद इन 6 मंथ, विद इन 9 मंथ, विद इन 8 मंथ इन लोगों की डेथ हो जाती थी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन ये था कि जो पुअर हेल्थ केयर, जो हेल्थ सेक्टर था हमारा उस टाइम पे डेवलप्ड नहीं था, ना के बराबर था।
ठीक है ना। और फैसिलिटी थी, आप समझ सकते हैं कि आजकल फैसिलिटीज़ हैं वो किस प्रकार से हैं और पहले फैसिलिटी किस प्रकार से थी, ठीक है ना। मेडिसिन का इम्प्रूवमेंट नहीं था, टेक्नोलॉजी हमारे पास एक कह सकते सफिशियंट तरीके से नहीं था, और गरीबी तो आपको पता है वो बहुत बड़ा एक कारण बना था पहले, ठीक है ना। इससे क्या होता है, मेल न्यूट्रिशन होते थे, मीन्स बच्चे कुपोषण हो जाते थे क्योंकि उनको सही तरीके से पोषक तत्व नहीं मिल पाते थे। डेट इज द रीजन बिहाइंड द इन्फेंट मोर्टेलिटी इज वेरी हाई एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अंडर ब्रिटिश रूल। आगे हम चलें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट का क्या कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे इसका मतलब है एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन लिविंग इन इंडिया एट द टाइम वॉज जस्ट 32 ईयर्स। देखिए क्या है इसका कहने का मतलब, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट का मतलब हो जाता है यहाँ पे औसत, जो कह सकते हैं औसत जीवन था वो कितना था। एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन इन इंडिया, एवरेज लाइफ मतलब क्या हो जाता है, लगभग जो लोग जीवित रहते थे वो सिर्फ मात्र 32 था यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब ऑन एन एवरेज देखा जा रहा था तो मात्र 32, किसी किसी डाटा में आप पता करोगे तो आपको 48 भी मिलेगा कहीं कहीं पे, ठीक है ना। तो एटलीस्ट बता रखा था 32, कहीं कहीं पे 44 भी है, तो आप ऑन एन एवरेज बता रखा है तो आप 40 के करीब करीब कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 32 लेकर चल रहा हूँ। तो एट द टाइम ऑफ बता सकते हैं ब्रिटिश रूल के टाइम पे लोगों की जो औसत आयु थी वो 32 ईयर थी, मीन्स 32 साल और 40 साल तक के बीच में ही लोग जीवित रहते थे, उसके बाद मर जाते थे, ठीक है। ऐसा क्यों, आज के डेट में यदि करंट डाटा भी बताऊं तो ऑन एन एवरेज 70 to 75 है और लास्ट 80 है, बट इसको जो डाटा निकाला गया है वो 75 के करीब है। आज की हम इंडिया के सिनेरियो की बात करें तो लोगों की जो औसत आयु है वो 75 है, 75 के बाद लोगों की डेथ हो जाती है। इसका रीज़न क्या था पहले कि सिर्फ 32 40 ही ऐसा क्यों जीवित रहना, देखिए यहाँ पे भी सेम जो रीज़न था, क्योंकि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी का रेट था वही यहाँ पर भी था, बट बच्चे थे, बच्चे तो देखिए बच्चे में कोई सहन क्षमता होती नहीं, कैपेबिलिटी नहीं होती किसी चीज़ को सहन करने की, बड़ों में होती है। बड़े हो गए तो फिर भी यदि किसी भी प्रकार का उनको हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स अराइज होता था उनके सामने तो वो उनको फेस नहीं कर पाते थे, ठीक है ना। और पुअर मेडिकल फैसिलिटी मैंने बताया, तो मेन रीज़न जो हमारे सामने बन करके आया था उस टाइम पे मृत्यु से रिलेटेड, जो भी डेथ से रिलेटेड था वो मेडिकल फैसिलिटी था। मेडिकल फैसिलिटी एक कह सकते हैं हम उचित मात्रा में वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं थी। लेक ऑफ अवेयरनेस एंड मीन टू अवेल दैम, यही लेक ऑफ अवेयरनेस था कि लोग इतना समझ जाते थे कि कहीं पे घाव हो गया, कहीं लग गया है, कहीं पे किसी प्रकार की थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड है तो वो सोचते थे ठीक हो जाएगा। पहले तो ऐसा होता था बुखार आने से भी लोगों की मृत्यु हो जाती थी, द रीजन बिहाइंड इट उनको सफिशिएंट मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था। तो मेडिकल फैसिलिटी इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स ये ना के बराबर थे। पहले वैद्य ज़्यादा चलते थे, वैद्य दे देते थे दवाई, हो गया तो ठीक है, अदरवाइज हो गया काम, ठीक है। तो लेक ऑफ अवेयरनेस, तो लेक ऑफ अवेयरनेस भी वहाँ पे कम थी, जागरूकता लोगों में कम थी हेल्थ को लेकर के, ठीक है ना। उनको रीजन नहीं पता चलता था, बहुत से लोग तो ऐसे थे जिनको रीजन ही नहीं पता चलता था कि लोगों की मृत्यु हो कैसे गई। आगे यदि हम बात करें इसकी, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो वो है हमारा लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का क्या मतलब होता है, साक्षरता दर, हिंदी में यदि हम बात करें तो होता है साक्षरता दर। देखिए ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे लिए, एक स्पेशल क्वेश्चन भी क्रिएट कर देते हैं इससे कि इंडिया के आप किस बेसिस पे कहेंगे कि इंडिया डेवलपमेंट कर सकता है, क्या उसके फैक्टर्स हैं, कौन से पैरामीटर्स के थ्रू कर सकती हैं, तो आप उसमें एक लिटरेसी रेट को आप जरूर डाल सकते हैं। देखिए एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल की यदि हम बात करें तो इट वॉज अ स्लो भी बोल सकते हैं, लो भी बोल सकते हैं, 16% एंड फीमेल लिटरेसी रेट वॉज इवन रॉस रिफ्लेक्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस अलोंग द जेंडर वाइज। देखिए क्या है, यदि हम उस टाइम की बात करें ब्रिटिश रूल के टाइम के तो मात्र 16% ही लोग क्या थे, परसेंट लोग पढ़े लिखे थे वहाँ पे, ठीक है ना। नियरली पहले तो ये समझते हैं आप लिटरेसी रेट होता क्या है। देखिए मेन रीजन ये है, अभी मैं डाटा भी बताऊँ, ये तो फैक्चुअल डाटा हो गया 16% तो, बट रीजन है वो किसको आप कहेंगे लिटरेसी रेट में आते हैं, कौन नहीं आते, ये पता करना जरूरी है। तो इसका मतलब है हु कैन रीड एंड राइट, ऐसा पर्सन जो किसी चीज को लिख सकता है और पढ़ सकता है, वो लिटरेसी रेट है। मीन्स वो पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसको बोल सकते हैं साक्षरता दर में आता है, ये साक्षरता दर में अंडर में बिलोंग करता है। अदरवाइज यदि वो पढ़ नहीं सकता और लिख नहीं सकता अपनी मातृभाषा को, अपनी लैंग्वेजेस को, तो वो क्या है इलिटरेसी रेट में आता था। तो नियरली 16% लोग ऐसे थे उस टाइम पे जो पढ़े लिखे थे। उसमें से भी यदि हम बात करें तो फीमेल, देखिए टोटल ओवरऑल बता रहा हूँ डाटा, ओवरऑल है 16%,
जिसमें फीमेल का यदि मैं बात करूँ तो मात्र 70% ही निकल करके आते थे, जो कि एक मेन रीजन बन गया था सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का। क्योंकि देखिए, जिस देश का साक्षरता दर जितना अधिक होगा, वो समझिए वो डेवलपमेंट की ओर उतना ही ज़्यादा होगा। इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर स्टेट में भी यदि हम बात करें, तो यदि उसका साक्षरता दर जितना ज़्यादा होगा, वो पर्टिकुलर स्टेट भी डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, क्योंकि स्किल्ड वर्कर्स, जो स्किल्ड लोग होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, स्किल्ड एबिलिटी होती है, जिनमें नॉलेजेस होते हैं, ये सब किसमें होंगे, जिसकी साक्षरता दर अच्छी होगी। और आपको पता है कि स्किल्ड व्यक्ति, नॉलेजेबल और एबिलिटी, ये तीनों ही यदि किसी व्यक्ति में है, तो वो किसी भी प्रोडक्ट कह सकते हैं, किसी भी डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छा योगदान दे सकता है अपना। तो बट उस टाइम की सिचुएशन नहीं थी, हम बात करें तो मात्र 16% ही था, मतलब कुछ लोग ही पढ़े लिखे थे। तो ये तो आप खुद समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट कितना होना था उस देश का। ठीक है ना। इट मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस ऑल थ्री सेक्टर्स। अब जो इसका क्या मतलब था, जो वर्किंग पॉपुलेशन जो वर्क कर रही थी तीनों सेक्टरों में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर, तो हमारे लिए ये दो सेक्टर तो लास्ट के बहुत भारी थे। प्राइमरी सेक्टर पर ज़्यादा वर्क हो रहा था हमारा, क्योंकि लोग पढ़े लिखे तो थे नहीं ज़्यादा, तो खेती काम, मतलब जो वेरियस टाइप्स के फिशरी था, हॉर्टिकल्चर था, तो वेरियस टाइप्स के एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंड था। और मैंने बताया भी था अपने प्रीवियस डाटा में कि नियरली 72% पीपल्स एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, बिकॉज वो उनका एक लाइवलीहुड था, वो जीवोपार्जन के लिए एक जरिया बन चुका था उनका। तो सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर तो हमारे लिए, टेरिटरी तो ना की बराबर था, सेकेंडरी में तो लोग वर्क भी कर रहे थे। बट रिसेंटली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया इज द वन ऑफ द ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड ना, और इंडिया है वो टेरिटरी सेक्टर में आता है, ना कि प्राइमरी सेक्टर में। हाँ, लोग भले जोड़े पड़े हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, बट रिसेंटली अब हम बात करें तो हमारा जो इंडिया है वो टेरिटरी सेक्टर पर वर्क कर रहा है, मीन्स द सर्विस सेक्टर। द अनदर नेम ऑफ टेरिटरी सेक्टर विच इज सर्विस सेक्टर। ठीक ना, सर्विस सेक्टर है हमारा। तो ये जो 4 पैरामीटर्स थे हमारे, इनके द्वारा हम इंडिया के डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स को जज करते थे हम। ठीक है ना। तो आप होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स अराइज होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। इसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू। इस वीडियोस में हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एज वेल एज द व्हाट इज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज हम करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो व्यावसायिक संरचना थी इंडिया में वो किस प्रकार से थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो की भी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हम समझेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मीन्स जो लोग थे वो किस किस काम में जुड़े हुए थे, एंगेज थे, उसको हम पढ़ेंगे। इसमें डिवाइडेशन ऑफ वर्क्स है वो किस प्रकार से था लोगों के बीच में, वो हम आज पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। देखिए, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो बटे हुए, जो जितने भी वर्किंग पीपल्स हैं, जो काम कर रहे हैं, जो लोग हैं, वो डिफरेंट सेक्टर्स में वर्क डिवाइड हुए हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। जैसे हमारे 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। वैसे तो 5 टाइप्स के भी होते हैं, तो और भी हैं हमारे सेक्टर्स। एक तो हमारा क्वार्टनरी सेक्टर आता है, ठीक है ना, तो वो और भी है, बट हम यहाँ पे भी बेसिकली हम पढ़ेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। ठीक है, एक टेबल जो दे रखा है ब्लो, उसको पढ़ेंगे, सोन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो टेबल है, टेबल नंबर 2, उसने बता रखा है कि इंडियन इकोनॉमी है था वो उसका इंडिपेंडेंस के टाइम पे वो किस प्रकार से इकोनॉमिक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था, वो डिवाइड था। द डाटा इज रिलीज टू 1951। ये जो डाटा दे रखा है वो 1951 का है। ठीक है, अब रीसेंट डाटा आप कहोगे रीसेंट डाटा कहाँ है, तो रीसेंट डाटा इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि ये चैप्टर पढ़ रहे हैं वो उस टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज रिलायबल स्टैटिक ऑफ ईयर 1947 आर नॉट अवेलेबल। बिकॉज क्योंकि 1947 के डाटा पर हम क्या नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते, रिलायबल नहीं था वो डाटा। दैट इज वाई वी आर टेक द डाटा ऑफ 1951। सो लेट गेट वी स्टार्टेड टू रीड द टेबल नंबर 2। ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए किस प्रकार से था, एक पाई चार्ट बना रखा है और ये डाटा दे रखा है। आपको ये डाटा याद रख लेना है क्योंकि टेबल के फॉर्म में जितना आप याद रखेंगे आपके लिए बेटर होगा। देखिए,
प्राइमरी सेक्टर क्या होता है एक एक करके मैं एक्सप्लेन भी करूंगा और बताएंगे भी कि इनके अंदर क्या क्या होता है, क्योंकि ये जो चैप्टर्स यदि आप कर लेंगे तो आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें आपको जरूर हेल्प मिलेगा। तो देखिए प्राइमरी सेक्टर क्या है। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं हमारे, प्राकृतिक जो वस्तु होती हैं उनका उत्पादन उत्पादन किया जाता है, ठीक है, उनको अवेलेबल करवाया जाता है सेकेंडरी सेक्टर के लिए। मीन्स कच्चे पदार्थ कह सकते हैं हम, इसमें आता है हमारे रॉ मटेरियल्स आते हैं हमारे जितने भी होते हैं, ठीक है। अब रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ, देखो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से गेहूं चावल और दालें मसाले चाय पत्ती वेरियस टाइप्स के कॉटन, ये सब क्या हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, जिनमें फिनिश गुड्स अभी बना नहीं है। एग्रीकल्चर लेबर ये भी हमारा क्या है, एग्रीकल्चर में देखो ये तो कैटेगराइजेशन हो गया इनके अंदर जो लगे हुए हैं। फॉरेस्ट्री मतलब जंगलों से कोई चीज़ मिलती है, फिशरी मतलब समझ रहे हो मछली पालन, एनिमल हस्बेंड्री मतलब जो पशुपालन होता है, प्लांटेशन में हॉर्टिकल्चर और माइनिंग करके, ये इन सभी सेक्टर से क्या आता है हमारा, ये आते हैं हमारे किस क्या चीज़, इनसे आते हैं हमारे रॉ मटेरियल्स। अब देखिए प्राइमरी सेक्टर मैंने बताया भी था, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अप्रोक्सीमेटली 72% पीपल्स एंगेज इन अ प्राइमरी सेक्टर। तो अब देखिए 72%, इसमें भी रखा 72.7% देखिए प्राइमरी सेक्टर में एंगेज थे, मतलब पूरा आधे से ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ही पूरे लोग किस में जुड़े हुए थे, हमारे प्राइमरी सेक्टर में जुड़े हुए थे। जिसमें देखिए एग्रीकल्चर जो खेती करते थे, गेहूं चावल दालें इन सब की खेती करते थे, वो देखिए 50% थे लगभग। और एग्रीकल्चरल लेबर, जो एग्रीकल्चरल लेबर थे वो कितने थे, 19%। फॉरेस्ट्री फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री प्लांटेशन जो लोग करते थे वो 2.4 थे, और वहीं माइनिंग में जो लोग लगे हुए थे वो 0.6 थे। इन सबका यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो 100% बैठ रहा है, तो ठीक है ना। बट यदि इन सब का 100% नहीं, इनका बैठेगा 72.7%, ठीक है ना। तो ये टोटल कलेक्शन बता रखा है प्राइमरी सेक्टर का। देन सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है अब ये समझते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर के द्वारा जो रॉ मटेरियल्स अवेलेबल करवाए जाते हैं उन्हें कन्वर्टेड किया जाता है फिनिश गुड्स में, ठीक। जैसे हमने बताया गेहूं अवेलेबल करवाया गया किसके द्वारा, प्राइमरी सेक्टर के द्वारा। अब गेहूं से टोस्ट बनाना, ब्रेड बनाना, बिस्किट्स बनाना, वेरियस टाइप्स के जो प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं किससे, गेहूं से, वीट से, उनको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में इनका क्या बोल सकते हैं, रॉ मटेरियल्स इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स, ठीक है, उसमें किया जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। लार्ज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मैंने बताया, लार्ज स्केल और छोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनमें ये काम होता है, क्योंकि इंडस्ट्री में तो ही प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना, अब सीमेंट्स हैं इन सबको तो वो रॉ मटेरियल्स होगा, अब इनको बिल्डिंग कन्वर्ट्स करना ईंटों से, ये सब क्या है, फिनिश गुड्स हैं, इनसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना, ये है हमारा सेकेंडरी सेक्टर में। तो इसमें जो लोग लगे हुए थे वो 10.1% लोग लगे हुए थे, जिसमें स्मॉल और लार्ज में लगे थे 9.0, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो वर्कर्स लगे हुए थे वो थे हमारे 1.1%, ठीक है। तो जो डाटा हो जाता है वो 10.1 हो जाता है। आगे यदि हम बात करें तो टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। इसमें क्या आता है, देखिए प्राइमरी सेक्टर के द्वारा रॉ मटेरियल्स लाया गया, सेकेंडरी सेक्टर के द्वारा उसे कन्वर्ट किया गया किसमें, ब्रेड बिस्किट्स एंड टोस्ट वेरियस टाइप्स के जो प्रोडक्ट थे उसमें। अब बना तो लिया रॉ मटेरियल, बिस्किट बना लिया, ब्रेड बना लिया, अब उसको लोगों तक पहुंचाना भी तो पड़ेगा। जब तक उसका कंजप्शन नहीं होगा तब तक उसकी कोई वैल्यू क्रिएट नहीं होगी, लोग उससे सेटिस्फाई होंगे तब जाके और डिमांड क्रिएट होगी, ठीक है ना। ये प्रोसीजर आप समझ रहे होंगे। तो ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब व्यापार करना और वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य बात एक ही है, कॉमर्स करना मिला के मतलब होता है लोगों तक उस चीज़ को पहुंचाना है। तो ट्रेड करना है इस चीज़ का, जिस चीज़ का प्रोडक्शन सेकेंडरी सेक्टर के द्वारा कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट मतलब समझ में आ रहा होगा यातायात साधन के माध्यम से, स्टोरेज जो प्रोडक्शन जो हमारा जो प्रोडक्शन है वो सेकेंडरी स्टेज के द्वारा किया गया है, उसे क्या करना है हमको, उसको अब उनको लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट करना, स्टोरेज करके रखना, ये जरूरी है हमारा, स्टोरेज करके रखना है। देखिए ये तो पॉसिबल होता नहीं है कि जितना प्रोडक्शन किया गया है उन सभी प्रोडक्शन के सभी जो प्रोडक्ट हैं उन सबको लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा, सभी लोग खरीद लेंगे जितने भी प्रोडक्शन किया गया, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या किया जाता है, उन्हें स्टोरेज करके रख लिया जाता है। जब उसकी आने वाले समय में जब डिमांड क्रिएट होती है तो उस चीज़ को क्या किया जाता है, लोगों तक पहुँचाया जाता है। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के माध्यम से भी हमारा कॉमर्स ट्रेड किया जाता है। विदाउट कम्युनिकेशन
कह सकते हैं कॉमर्स ट्रेड नहीं हो सकता, ठीक है ना। अदर सर्विसेज, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के और भी सर्विसेज होते हैं हमारे, बैंकिंग सर्विसेज हो गई हमारी, रिपेयरिंग सर्विसेज हो गई हमारी, ठीक है ना। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन सर्विसेज हो गई। तो वेरियस टाइप्स के जो सर्विसेज हैं वो टेरेस्ट्री सेक्टर में किए जाते हैं। तो इसमें जो लोग लगे थे 17.2%, देख लीजिए ये डाटा है वो, देखिए अभी भी ज़्यादा है ये टेरेस्ट्री सेक्टर का, बट हम समझ सकते हैं कि उसका ज़्यादा है इसका प्राइमरी सेक्टर का। बट देखिए ये है 72% और ये है 17.2%, ठीक है ना। तो देखिए अब इंडिया सर्विस सेक्टर पर वर्क ज़्यादा कर रहा है, तो इसलिए इसको सर्विस सेक्टर कहा जाता है। अब ये पाई चार्ट के हिसाब से भी कुछ नहीं किया गया, इन्हीं जो डाटा है वो जो ऊपर ऊपर से इसको पाई चार्ट के हिसाब से इसको शो कर दिया गया है। चाहो तो आप ये भी कर सकते हैं। थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं हम। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, किस प्रकार से था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। वैसे तो आपको समझ में आ गया है, बट जो राइटिंग करोगे ये तो एक टेबल हो गया, टेबल के फॉर्म में भी आप बता सकते हैं एक्सप्लेनेशन कैसे करोगे। एग्रीकल्चर एज अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, वी देखो अब हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो था वो प्रिंसिपल सोर्स बन चुका था हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास ज़्यादा आपको पता है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं था। अब देखिए पढ़ते हैं, व्हेन विद अ लार्ज नंबर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज इन अ एग्रीकल्चर, जो लार्ज पॉपुलेशन था इंडिया का वो किस में जुड़ा हुआ था, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़ा हुआ था। इट बिकम अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, क्योंकि ये एक लाइवलीहुड का, जीवोपार्जन का, उनके लोगों का एक सोर्स बन चुका था। एंड देन ओनली सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, और एक केवल यही सोर्स ही था, दूसरा कोई सोर्स भी तो नहीं था। देखिए लोग कार्य करने के लिए तो रेडी थे, बट कार्य होना भी तो चाहिए, वर्क अवेलेबल ही नहीं था, ठीक है ना। सिर्फ इसी पर डिपेंड था हमारा पूरा इंडिया। दिस शो द बैकवर्डनेस ऑफ अ कंट्री इन टर्म्स ऑफ लेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। देखिए यही एक इतना जो डाटा है यही हमको दिखा देता है कि लेक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था लोगों के बीच में, एम्प्लॉयमेंट फैली हुई थी, क्योंकि उन जो लोग थे वो अपना जो सोच को बाहर सोच ही नहीं पा रहे थे, आउटसाइड नहीं सोच पा रहे थे, क्योंकि उनका जो मेन मोटिव था वो एग्रीकल्चर ही था, और एग्रीकल्चर ही एक सोर्स ऑफ था इनकम था। क्योंकि लोगों का एक ही चीज़ मानना था, यदि हम खेती नहीं करेंगे तो अपना जीवन कैसे चलाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। द इंडस्ट्री एज अ इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है ना। यदि देखिए मैं सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन की भी बात करूँ, जैसे प्रिंसिपल सोर्स बन चुका था इंडिया में, तो आपको पता चल गया एग्रीकल्चर में 72.7% लोग जुड़े हुए थे। अब यदि हम वर्ल्ड की थोड़ी बात करें तो यूएसए में लगभग 2% थे, जापान की यदि हम बात करें तो 12% था, और जर्मनी की यदि हम बात करें तो 4% लोग, तो जो पॉपुलेशन थी वो डिपेंड थी एग्रीकल्चर पर। तो आप खुद समझ सकते हैं 72% और कहाँ 2%, ठीक है ना। मीन्स 70 गुना लगभग ज़्यादा लोग उसमें लगे हुए थे, ठीक है ना। अनबैलेंस्ड, सॉरी ये बताना है आपको, द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इनकम। देखिए कैसे है ये सोर्स ऑफ इनकम, कैसे बना था। वेरी फ्यू पीपल्स वॉज एंगेज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, बहुत कम ही लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगे हुए थे, बहुत कम लोगों को ये जानकारी थी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर से हमारा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट भी हो सकता है। दिस प्रूव द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये हमारा शो करता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो किस प्रकार से पुरानी थी हमारी, ठीक है ना। अब यदि हम आगे चलें, ये इंडिया के एक बैकवर्डनेस के लिए एक शो कर रहा था इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है। यदि हम कुछ डाटा की बात करें तो देखिए न लगभग 9.0 वर्किंग पॉपुलेशन थी, वो इंडिपेंडेंस थी, वो स्वतंत्र थी ऑक्यूपेशन को ले करके, ठीक है। और वहीं देखिए 32% लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में जुड़े हुए थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर की यदि हम बात करता हूँ तब बता रहा हूँ 9% तो लगभग उसमें बता दिया, 72 में से आउट ऑफ 9% पीपल्स आर एंगेज इन अ इंडस्ट्रियल सेक्टर। बट द थर्ड, अब देखिए अगेंस्ट यदि हम बात करें यूएसए की तो 32% उसमें लगे हुए थे, 42% इंग्लैंड में लगे हुए थे, और वहीं 39% जापान में लगे हुए थे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में। तो आप समझ सकते हैं वो एडवांसमेंट क्यों थे उस टाइम पर, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रोथ थी वो टेक्नोलॉजी बेस्ड पर ज़्यादा थी। अब आदि हम बात आगे अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अनबैलेंस्ड ग्रोथ का क्या कहने का मतलब है, ओनली व्हेन ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर इक्वली डेवलप्ड देयर बैलेंस्ड ग्रोथ। लगभग सभी क्षेत्र थे वो सब इक्वली तरीके से बैलेंस कर रहे थे ग्रोथ को। बट केस ऑफ इंडिया, देखिए सभी सेक्टर तो वर्क कर रहा था सभी देशों के लिए, बट केस ऑफ इंडिया, इंडिया की बात करें तो एक्सपेक्ट एग्रीकल्चर को यदि हटा दिया जाए, ऑल द अदर सेक्टर इज इन्फेंट स्टेज लीडिंग द बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री। यदि हम एग्रीकल्चर को यदि हटा देते तो इंडिया का समझो बिल्कुल बेकार से बेकार भी जो स्थिति होती है वो होने वाली थी इंडिया की, क्योंकि
एग्रीकल्चर में आप खुद समझ सकते थे, क्योंकि लगभग आप खुद ही समझिए 72.7% इस देश का पॉपुलेशन किसी सिंगल वर्क पर डिपेंड है, तो देश समझ सकते हैं आप कि कितना बैकवर्डनेस को वो शो करेगा। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। हम आगे बात करेंगे इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन कर चुके हैं इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कैसे थे, इस टाइप से हमने डिस्कशन करते चल रहे हैं। तो जो हमारी इस वाली वीडियो में हम समझेंगे इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, आधारभूत संरचना जिसको बोलती हैं, ठीक है, संरचना वो कैसी थी इंडिया की, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का यदि हम बेसिक मतलब समझें तो देखिए होता क्या है वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आगे डिफाइन करके, ठीक है। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पढ़ रहे हैं हम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ठीक है, कि ब्रिटिश टाइम पर हमारा जो इंडिया था वो किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर था इंडिया का, ठीक है। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पहले हम समझेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, किसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे। देखिए अब यहाँ पे बेसिक मीनिंग क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द एलिमेंट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एलिमेंट्स है किसका, इकोनॉमिक चेंज और सोशल चेंज का, ठीक है। दो चीज़ हैं, दो एलिमेंट्स हैं, इकोनॉमिक चेंज और सोशल चेंज। इकोनॉमिक चेंज में हमारा देखिए इकोनॉमिक चेंज में होता क्या है, इकोनॉमिक चेंज में होता है हमारा मीन्स ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, बैंकिंग, पावर एंड एनर्जी, ये सब क्या है हमारे, ये सब है हमारी इकोनॉमिक चेंज। देखिए आने वाले चैप्टर्स में भी हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक चैप्टर है वैसे पूरा, तो वहाँ पे भी हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक क्या होता है और सोशल क्या होता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे समझ लीजिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो जाता है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर एंड एनर्जी, ये सब क्या है हमारी इकोनॉमिक है, ठीक है ना। और वहीं सोशल, सोशल मतलब समझ रहे हो सामाजिक, वो आर्थिक था, ये सामाजिक है। में क्या आता है हमारा ग्रोथ, एजुकेशनल, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर और हाउसिंग फैसिलिटीज, ठीक है, विच सर्व एज फाउंडेशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, जो कि क्या करते हैं इकोनॉमिक और सोशल चेंज दोनों ही एक देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट किसी कंट्री के में मदद करते हैं। एलिमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल में बी डिस्क्राइब अंडर। देखिए ब्रिटिश टाइम पर जो चेंजेस आए थे इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो हमको बेसिकली नीचे दे रखे हैं। देखिए कोई जैसे हम आने वाली वीडियो में नेक्स्ट वाले में हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश रूल आने से क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था, मतलब उनके आने से देखो कुछ अच्छा भी हुआ था, ठीक है ना। देखो जो चीज़ होता है वो अच्छे के लिए होता है कहते हैं, तो कुछ ऐसा ही था, ठीक है। अब देखिए आगे यदि हम पढ़ते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या डेवलपमेंट आए थे एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, वो समझते हैं हम, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो वो एक अच्छा आविष्कार माना गया हमारे देश में, हमारे इंडिया के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट किया ब्रिटिश के लोगों ने, वो किया था रेलवे का, ठीक है। आप समझते हैं रेलवे का मुख्य उद्देश्य क्या था यहाँ पे लाने का, मैंने बताया था आने वाली वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा। रेलवे वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1850। इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है वो इंडिया में 1850 में लाया गया था। एंड वर डेवलप अ ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड्स फॉर ब्रिटेन टू द इंटीरियर ऑफ द कॉलोनियल इंडियन। मैंने बताया ये जो यूज़ हो रहा था ट्रेन का, जो रेलवे था वो जिससे ट्रांसपोर्ट कर रहे थे हम लोग फिनिश गुड्स को और रॉ मटेरियल्स को भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि इंडिया से मैंने बताया था रॉ मटेरियल्स को ले जाया जाता था और फिनिश गुड्स को यहाँ पर इंडिया में ला करके उसको मार्केटिंग उसकी की जाती थी, ठीक है। क्योंकि बोल रखा है देखिए यहाँ पे विद अ व्यू टू वाइंडिंग द साइज ऑफ मार्केट, जो साइज ऑफ मार्केट था उसको बढ़ाने के लिए उनका यही काम था। इट एम टू अ वाइंडिंग अ साइज ऑफ मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट इन इंडिया। बताया था ब्रिटिश जो प्रोडक्ट फिनिश गुड्स बना रहा था उसको इंडिया में क्या करना था, उसको मार्केटिंग करनी थी, ठीक है, अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना था। हाउ एवर इंडिया इंट्रोड्यूस ऑफ रेलवे इज कंसिडर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। समझ में आ रहा होगा। इसीलिए जो सबसे मुख्य जो उद्देश्य था उनका इम्पोर्टेंट था कंट्रीब्यूशन रेलवे का, वो क्या था कि वो अपना रॉ मटेरियल्स को ले जा सके यहाँ से इंडिया से और अपने किसको, अपने फिनिश गुड्स को इंडिया में ला करके उसको मार्केटिंग करे, ताकि बताया था कि मार्केटिंग करके ही और टैरिफ, हाई टैरिफ चार्ज करके ही हैंडीक्राफ्ट सिस्टम को इंडिया का क्या किया था इन्होंने, रियून कर दिया था, मतलब बर्बाद कर दिया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइड में आपको एक कंटेंट भी दे रखा है, वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
क्या है वो, देखिए ये वाला, कि फर्स्ट ट्रेन जो रन किया था वो बॉम्बे से लेकर थाने तक किया गया था 1853 में। देखिए दोनों अलग अलग है, वो इंट्रोड्यूस है और ये क्या था, ये रनिंग का है, ये 1853 रनिंग में है। आगे पोर्ट्स बनवाए थे, ठीक है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में यदि बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो जाता है रोड, लाइट्स, सीवेज, ब्रिज, ओवर ब्रिज, ये सब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा इंडिया में क्या किया था, सबसे पहले तो रेलवे सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया था ब्रिटिश ने। दूसरा जो लेकर के आए थे वो पोर्ट्स लेकर के आए थे। देखिए अपने मतलब के लिए ही सही, बट वो लोग लेकर के आए थे इंडिया में, ठीक है, जिनका यूज हम आज भी कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, ठीक है। पोर्ट्स समझिए, पोर्ट्स का मतलब हो जाता है बंदरगाह, ठीक है। वो उसका क्या मतलब है, पोर्ट्स वर डेवलप्ड टू हैंडल द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू द ब्रिटेन एंड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। देखिए बंदरगाह का मतलब हो जाता है जो समुद्र के किनारे जो होते हैं। अब देखिए समुद्र से तो ट्रेन को ले जाया नहीं जा सकता था, उस टाइम पे शिप चल रहे थे, तो शिप से क्या किया जाता था, वहां तक ले जाया जाता था किनको, सामान को, रॉ मटेरियल्स को। बोल रखा ना, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, देखो एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। यहाँ से तो रॉ मटेरियल्स को ले आते थे कच्चे माल को शिप में भर के, और वहां से फिनिश गुड्स में लाते थे, ठीक है ना, शिप में ही लाते थे। अब कोई एक किनारा तो चाहिए जहां पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हेल्ड हो सके एक अच्छे तरीके से, तो उसी को क्या गया था, पोर्ट कहा गया था। जैसे देखिए दे रखा है, डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज प्रोवाइड अनइकोनॉमिकली, बताया था कि ये जो वाटर बॉडीज थे वो अनइकोनॉमिकल, अनडेवलपमेंट थे वहां पर, तो उन्होंने ये डेवलप किया था। फॉर द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है इसका, कोस्ट कैनाल ऑफ द ओडिशा। देखिए ओडिशा में बता रखा है, ओडिशा आपको समझ में आ रहा होगा, नीचे है ब्लो, ठीक है। कुछ इस प्रकार से यदि हम भारत का नक्शा देखें तो इधर हमारा उड़ीसा है, तो यहाँ पे पोर्ट्स बने हुए थे, ठीक है ना, पोर्ट्स थे उड़ीसा। ईस्टर्न वाइल उड़ीसा कोस्ट वॉज अ बिल्ड अ ह्यूज कॉस्ट। अब उसको कॉस्ट, हाई कॉस्ट पर बनाया भी गया था, बट फेल्ड टू कंप्लीट विद रेलवे एंड वॉज अल्टीमेटली अबांडेड। देखिए ये कंप्लीटली एक तरीके से फेल भी हो गया था, वहाँ पर रेलवे लाइन्स थे वो वहाँ पर इतना ज़्यादा क्या हुआ था, कंप्लीटली इफेक्टिव तरीके से वो इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया था। बट उनका जो मेन मकसद था पोर्ट्स का वो यही था, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर सके हम फिनिश गुड्स का और रॉ मटेरियल्स का, ठीक है। आगे यदि हम बात करें पोर्ट्स एंड टेलीग्राम्स, पोर्ट्स एंड टेलीग्राम्स बनाए थे। पोस्ट का, टेलीग्राम्स का मतलब समझ में, टेलीग्राफ्स का, वॉट डेवलप टू एनहेंस द एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी। देखिए पोस्ट और टेलीग्राफ्स बनाने का क्या मतलब था, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए ये बोल रखा है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी तरीके से वर्क कर सके उनका। मीन्स किसी भी प्रकार के लॉ बनाए जा रहे हैं, लॉ ब्रेक किए जा रहे हैं, इन सब के इन्फॉर्मेशन भी तो एक देश से दूसरे देश तक जाना था, क्योंकि ओवरऑल जो लॉ बनाए जा रहे थे वो तो ब्रिटेन में बैठ के बनाए जा रहे थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो इम्प्लीमेंट हो रहा था इंडिया में। तो किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन जब हमको शेयर करना पड़ता था, इंडिया जैसे इंडिया में कुछ ब्रिटेन के लोग काम कर रहे थे और जो ब्रिटेन में थे उनके बीच में, तो पोस्ट और टेलीग्राफ्स के द्वारा ये क्या किया जाता था, इसको सॉल्व आउट किया जाता था। डाउटलेट्स इट इज सर्व द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। मैंने बताया था इसका जो मेन उद्देश्य था वो लॉ एंड ऑर्डर को क्या करना था, मेंटेन करके रखना था। आगे यदि हम बात करें तो रोड्स वर डेवलप। देखिए अब ये आगे लास्ट है हमारा, रोड बनवाया था उन्होंने, कैसा, रोड वर डेवलप टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट्स। रोड इसलिए बनवाए गए थे ताकि वो इजी तरीके से, अच्छे तरीके से अपने रॉ मटेरियल्स को कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट एरिया तक उसको पहुंचा सके, और दूसरा और भी अदर अदर कंट्रीज में पोर्ट्स बने हुए थे वहां तक उसको पहुंचा सके थ्रू द रोड, ठीक है ना। There were no effort made to develop all weather roads to reach out the rural area during the rainy season। देखिए क्या होता था, गांव के क्षेत्र में तो आप समझ सकते हैं, गांव में बहुत सारी परेशानियां आती थी सामान को लाने ले आने में, क्योंकि एक तरीके से अच्छे रोड्स नहीं थे वहां पर, तो अंदर तक पहुंचना पॉसिबल नहीं था। तो ये एक तो ये कारण था रोड लाने का। एज रिजल्ट पीपल लिविंग इन अ रूरल एरिया सफर्ड एट अ टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल जब कभी कैलामिटीज होती थी, फ्लड आना, ये सब टाइप्स के, बरसात ज़्यादा होना, तो इन सब में सफ़र करना पड़ता था रूरल एरिया के लोगों को। प्रिविलेज सब मॉडर्नाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इज नॉट टेंड। देखिए ब्रिटिश राज के समय पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज आया था, ठीक है, वो एक बहुत अच्छा चेंज था, बट द मोटिव बिहाइंड द चेंज वॉज टू नॉट द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बट जो उनका जो मोटिव था, देखिए यहाँ पे मोटिव समझने की जरूरत है। उन्होंने जो रोड बनवाया था वो इस मोटिव से नहीं बनवाया था कि इंडिया का डेवलपमेंट होगा,
ठीक है। उन्होंने अपने मतलब के लिए बनवाया था कि हमारे लिए यहाँ से आना जाना सहूलियत होगा, ठीक है ना, इजी तरीके से वो विदाउट एनी डिफिकल्टीज वो सर्वाइव कर सकते थे, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट कर सकते थे गुड्स का। रादर इट वॉज टू फैसिलिटेट द कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी, ठीक है ना। उनका जो मेन उद्देश्य था वो अपना क्या था कि कुल मिलाकर के इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसको रोकना था, ठीक है ना। इंडियन इकोनॉमी रिमेन्ड बैकवर्ड इवन व्हेन इट इज एक्सपीरियंस्ड वाज सम इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज। देखिए इंडियन इकोनॉमी था वो एक, हमको खुद पता है कि वो कंटिन्यूसली बैकवर्ड की तरीके से तरफ तरफ क्या कर रहा था, आगे की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि इन्होंने तो पूरा ही क्या कर दिया था, उसको रिउंड कर दिया गया था, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को कहें, इंडस्ट्रियल सेक्टर को कहें, पूरी तरीके से, ठीक है। बट जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट किया था उन्होंने उन्होंने अपने उद्देश्य से किया था, ठीक है। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमने इन सभी चीज़ों को आज भी हम यूज़ कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट इनको एक अच्छे तरीके से हमने डेवलप किया है और आज भी हम इनकी मदद से अपने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को हेल्ड कर रहे हैं। देखिए आज भी हमारे यहाँ जो ट्रेनें हैं वो आदमियों को, व्यक्तियों को एक जगह से दूसरे देश तक ले जाने का भी काम कर रही हैं और हमारे रॉ मटेरियल्स को भी एक देश से दूसरे देश लाने ले आने के लिए मदद कर रही हैं। आज भी हम ऑयल्स खरीदते हैं तो किस में लेकर के आएंगे, गिलास वलास में थोड़ी लेकर के आएंगे, ठीक है ना, ट्रेन बाय द ट्रेन आता है, मिल्क भी आते हैं, मतलब एक समझिए जो बल्क में जितने भी सामान होते हैं हम दूसरे देश से मंगाते हैं वो बाय थ्रू द ट्रेन आते हैं, ठीक है, थ्रू द शिप भी आते हैं जिनके लिए हमको पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। और एडमिनिस्ट्रेशनों को समझने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को समझने के लिए हमको भी पोस्ट और टेलीग्राफ्स की आवश्यकता आज भी पड़ती है, ठीक है। तो ओवरऑल इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया था किनके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। थैंक यू। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो ब्रिटिश रूल था उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा था हमारे इंडिया पर, मतलब सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा था जो ब्रिटिश रूल था उसका इंडिया पर। कहने का मतलब है वैसे तो हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश वालों ने हमारे ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए, हमको लूटा, ये किया वो किया, अभी तक हमने बुराइयाँ ही समझी थी, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो हमारे ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल करके गए थे, ठीक है। अब वो पॉइंट्स थे क्या वो हम आगे समझेंगे। देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि उनका मोटिव तो नहीं था क्या कि हम लोग ग्रोथ करें, हमारे देश का डेवलपमेंट हो, क्योंकि वो लोग पूरे तरीके से हमको एक्सप्लॉइटेट करते थे, हमको हमारे ऊपर लूट मार ये सब करते थे, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य क्या था, मेन मोटिव था वो अपने मार्केटिंग को बढ़ाएं, ठीक है, ओवरऑल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को बढ़ाएं ओवरऑल द कंट्री, ये उनका मेन मोटिव था, ठीक है। हमारे देश का विकास तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने समझा भी था, ठीक है। अब हम समझें, देखिए जो PDF है वो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए यदि हम समझें कि पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़े थे, ठीक है, तो सबसे पहला यदि हम पॉइंट देखें तो वो था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। क्या था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन? British initiate the commercialization of agriculture that help in the achieving self-sufficiency in food grain। देखिए शॉर्ट पॉइंट्स दे रखे हैं बट इफेक्टिव पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है ना। अब ये मत कहिएगा जो कंटेंट है वो छोटा है, मैं एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कर रहा हूँ आपको, तो आप कंटेंट यहाँ पे से ला सकते हैं, आप लिख सकते हैं, बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हुआ क्या था यहाँ पे, सेल्फ सफिशिएंसी का कहने का मतलब है आत्मनिर्भर बनना है, ठीक। आत्मनिर्भर का कहने का मतलब था हमको दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना कि वहाँ की बरसात होगी तो खेती होगी या फिर सामने वाले की खेती होगी तो हमारी होगी, ये नहीं देखना था, क्योंकि ब्रिटिश रूल ने सेल्फ सफिशिएंस बना दिया था हमको। और ब्रिटिशर्स इनिशिएट द कमर्शलाइजेशन, उन्होंने हमारे में कमर्शियल आउटलुक लेकर के आया था, ठीक है। आप एक पॉइंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। ब्रिटिश रूल के द्वारा कमर्शलाइजेशन का एक इनिशिएट किया गया था, ठीक है। हमारे देश के जो इंडिया के जो फार्मर थे उनको क्या किया था, एक इन्फ्लुएंस किया था रिगार्डिंग द कमर्शलाइजेशन, कि जो प्रोडक्शन वो लोग कर रहे हैं उनको वो बेच भी सकते थे, क्योंकि बिफोर द कह सकते हैं हम बिफोर द कमर्शलाइजेशन आउटलुक इंडियाज फार्मर्स फॉलो द सबसिस्टेंस फार्मिंग। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट, हम पहले से पढ़ चुके हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में, जीवन निर्वाह कृषि जो सिर्फ जीवन जीने के लिए करी जाती थी, ठीक है। बट ब्रिटिशर्स ने आउटलुक को हमारे चेंज किया, उन्होंने हमको प्रॉफिट के बारे में बताया। जैसे उनका उनका कहना ये था कि जब आप
10 बोरी गेहूं का पैदावार करते हैं आप, ठीक है, ये गेहूं का पैदावार करते हैं 10 बोरी, और आपका सफिशियंट है 10, जो 10 बोरी है वो सफिशियंट है, ठीक है। और आपके जो खेत है उसमें मान लीजिए 12 बोरी गेहूं हो रहा है, ठीक है ना, B4 बोरी कर देते हैं, 12 बोरी गेहूं हो रहा है, आपका सफिशियंट चल जाता है 10 में ही। तो आप जो रिमेनिंग्स बचे हैं, यहाँ पे क्या रखा, जो बचे हमारे 2, तो जो 2 बचे हैं उसको आप कमर्शलाइजेशन कर सकते हैं, मीन्स आउट बेच सकते हैं आप, और बेच करके आपको जो अर्निंग होगी उससे आप आत्मनिर्भर बोल सकते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहना नहीं रहना पड़ेगा, तुम खुद इस चीज़ को प्रोडक्शन कर सकते हो और पैसा अर्न भी कर सकते हो। ये तो उनका कहना था। तो एक तो सबसे पहला पॉजिटिव ये इम्पैक्ट डाले था कि कमर्शियल आउटलुक आया था हमारे ऊपर, सेल्फ सफिशियंस बन गए थे हम, ठीक है ना। तो कमर्शलाइजेशन का जो टेक्निक थी ब्रिटिशर्स के द्वारा ही दी गई थी, ठीक है, जिसमें किसानों का जो माइंड सेट था वो ओवरऑल चेंज हुआ था, और फिर उनका किसानों का भी मानना था कि हम भी अब अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। आगे यदि मैं बात करूं बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये तो खैर हमारे लिए ट्रांसपोर्ट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला था कि डेवलपमेंट हो गए थे हमारे रोड्स, रेलवे प्रोवाइड द चीफ एंड रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, हम लोग चीप मतलब सस्ते तरीके से और जल्दी तरीके से भी ट्रांसपोर्ट हम कर सकते थे। दिस ऑल इंक्रीज द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इन दोनों ने ही मिलकर के हमारे सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही ग्रोथ में मदद की थी, ठीक है। आगे चलें, चेक ऑन फेमिनाइन, देखिए चेक ऑन फेमाइन्स का मतलब होता है अकाल पड़ने में, ठीक है, चेक बोल सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल बोल सकते हैं आप, ठीक है। उन्होंने हमको ये जो फेमिनाइन है उनसे लड़ना सिखाया था एक तरीके से, अंग्रेजों ने ही। कैसे समझते हैं, रोड एंड रेलवे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू द कंट्री, दिस हेल्प इन चेकिंग ऑन फेमिनाइज। देखिए रेलवे के द्वारा और रोड के द्वारा, उसको और एक्सप्लेन करूंगा, रेलवे और रोड के द्वारा क्या किया गया था, जहाँ जहाँ पर शॉर्टेज था, जहाँ जहाँ पर अकाल पड़ता था, तो आप थ्रू द रोड रेलवे के तरीके से जहाँ पर शॉर्टेज है उस चीज़ की ईजिली तरीके से, जल्दी तरीके से, चीफेस्ट तरीके से आप उसको अवेलेबल करवा सकते थे, पहुँचा सकते थे, ठीक है ना। कंट्रोल ऑफ फेमिनाइन का कहने का मतलब यही है, क्योंकि हम मोमेंटम जल्दी कर सकते थे इस टाइम पर। पहले क्या होता था, कहीं दूर दराज देशों में कहीं अकाल पड़ा है तो हम उसको चाहकर भी मदद नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारे पास सुविधा नहीं थी वहाँ तक ले जाने लाने ले आने की, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ फूड ग्रेन्स था वो इजी तरीके से हो जाता था, और फेमिनाइंस पे हम कंट्रोल पा सकते थे, ठीक है ना। तो ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई थी किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के ही द्वारा। आगे यदि हम बात करें शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी, शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी का कहने का मतलब है कि जो हमारा जो पहले जो सिस्टम चलता था वो बार्टर सिस्टम का चलता था, ठीक है ना। यहाँ पे दे भी रखा है, देखिए पॉइंट्स मैंने कहा था, पॉइंट छोटे जरूर है बट इफेक्टिव है। इंडियन इकोनॉमी शिफ्टेड फ्रॉम बार्टर सिस्टम मॉनेटरी इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल, इंडिया की इकोनॉमी थी वो बार्टर सिस्टम से हट करके किस में चली गई, हमारे मॉनेटरी इकोनॉमी में चली गई। जस्ट बिकॉज ऑफ, देखिए रीजन भी है इसका, क्या था, पहले हम वस्तु को दे करके वस्तु लिया करते थे, आज भी बहुत जगह चलता है, बट जो कह सकते हैं ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस दिया जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है, वो मनी को दी जाती है, ठीक है ना। तो जैसे हमको चीनी चाहिए और सामने वाले के पास गेहूं है 1 kg, तो वो 1 kg हमको गेहूं देता था और वो 1 किलो चीनी ले जाता था, वॉट एवर द प्राइस, कोई प्राइस मैटर नहीं करता था उस टाइम पे, बस ज़रूरत पूरी होनी चाहिए आदमी की। तो अब अंग्रेजों ने आ करके, ब्रिटिशर्स ने आ करके हमको एक आउटलुक दिखाया कि जो आप चीज़ें बेच रहे हैं इसका लेबर, जो इसका प्राइस है वो हाई है, इसका लो है, ठीक है। इन सब तरीके से उन्होंने हमको ये जज कराया, ठीक है ना, डिवीज़न किया स्पेशलाइजेशन के थ्रू, ठीक है ना, इन सब के तरीके से उन्होंने हमको बताया। तो अब क्या है, हमारी इकोनॉमी मॉनेटरी इकोनॉमी है, क्योंकि देखिए हम जीडीपी में भी देखिए एक हमारा लिमिटेशंस आता है जीडीपी वेलफेयर में मॉनेटरी एक्सचेंजेस का, ठीक है। और वो क्यों है मॉनेटरी एक्सचेंजेस लिमिटेशन, इसीलिए क्योंकि हमारे जो इकोनॉमी में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो बार्टर सिस्टम के नहीं किए जाते, ऐसे ट्रांजेक्शन जो मॉनेटरी टर्म में हो सकते हैं सिर्फ वही रिकॉर्ड किए जाते हैं हमारे में, ठीक है। डेट इज वाई इंडिया शिफ्टेड टू मॉनेटरी इकोनॉमी। आगे हम बात करें इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप का क्या कहने का मतलब है, एक अच्छे तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस सिखा करके गए थे वो हमारे लिए। द ब्रिटिशर्स कह सकते हैं हम, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया लेफ्ट द लीगेसीज ऑफ इफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने हमारे यहाँ पर जो ब्रिटिश थे वो एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लेफ्ट करके गए थे,
पॉलिसीज छोड़ करके गए थे कि किस प्रकार से आप किसी एक इकोनॉमी को रन कर सकते हैं। देखिए टू द पॉइंट पढ़ें। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। हम जानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो कैसा था, बहुत इफेक्टिव था। क्योंकि हम समझ सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने वेरियस टाइप्स के पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए थे इंडिया में, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स के रूल्स लेकर के आते, प्रोग्राम्स भी चलाए थे, उनसे हम लोगों ने सीखा भी, उन्होंने हमको बताया भी और हमने सीखा भी। दिस वॉज फर्दर यूज बाय द इंडियन पॉलिटिशियंस। आपको समझ में आ रहा होगा। और उसे अब हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस गवर्नमेंट्स यूज कर रहे हैं कि किस प्रकार से इकोनॉमी को चलाना चाहिए, कौन सी गवर्नमेंट रहेगी। इन सब का जो सिस्टम्स है वो ये सब भी किसके द्वारा दिया गया, ब्रिटिशर्स के द्वारा ही दिया गया है। तो ये सब हमारे थे पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हमारे इंडिया में पड़े थे। तो यहाँ से हमारा जो चैप्टर होता है वो एंड होता है। यदि आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी। आगे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर सेकंड के बारे में। थैंक यू।